अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। कभी कभार सुबह सुबह हम बड़े ऐसे शो लेके आते हैं जिससे आपकी मॉर्निंग्स ब्राइट हो जाएं। कभी कभार थोड़े इन्फॉर्मेटिव शो होते हैं और कभी कभार बहुत ज़रूरी शो होते हैं, और वो ज़रूरी शो उन सारे एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज़ के बीच में कहीं आते हैं। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट शो की बारी है। अगर मैं अपने शो की इब्तिदा इधर से करूं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई, उनके खाने पीने के ख्याल के साथ उनकी एजुकेशन, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। और फिर ख़ास तौर पर जब मैं अक्सर यहाँ कपल्स को बुलाती हूँ और उनसे कहती हूँ कोई समाज की दीवार तो नहीं आई थी आपकी शादी के दरमियान, तो कभी कभार पेरेंट्स समाज की दीवार भी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने एक टाइम गुजारा होता है, उन्होंने एक एक्सपीरियंस की होती है ज़िंदगी, और वो उन एक्सपीरियंसेस की मदद से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं बुरे रास्ते से, बुरी चीज़ों से। सो अक्सर अगर माँ बाप को ये लगता है कि मेरे बच्चे के लिए ये सही स्पाउस नहीं है, लड़की हो या लड़का, तो वो उसके बीच में थोड़े रोड़े अटकाते हैं। कभी कभार ये चीज़ ईगो भी बन जाती है। लेकिन बात इस वक्त मैं ये करना चाहूँगी कि हमेशा हमेशा ये कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, नसीब अल्लाह मियाँ जोड़ के बेचते हैं अल्लाह ताला। और इस्लाम में भी ये है कि जो शादी है, अज़दवाजी ज़िंदगी, उसका मतलब है कि एक दूसरे को सुकून देना। तो अगर एक दूसरे को आप सुकून नहीं दे सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ बीवी की शादी होती है बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, शादी के कुछ अरसे बाद उनको ये लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका पसंदीदा मर्द, पसंदीदा औरत या कोई भी ऐसा सिलसिला होता है जो कि आपको मंगनी के बाद या निकाह के बाद नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप साथ रहते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए, और ये एक दूसरे के लिए उतने अच्छे साबित नहीं हो रहे जितना कि एक्चुअली एक कपल को होना चाहिए। और इसीलिए फिर कभी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग मूव ऑन नहीं करते, और उस मूव ऑन ना करने की रीज़न, बहुत बड़ी रीज़न होती है औलाद से। या बाप अलग हो या माँ अलग हो, या बच्चे डिस्टर्ब हों, वो तकलीफ़, वो सारी चीज़ें देखकर दोनों में से किसी एक के दिल में नासूर बन जाती, और वो नासूर और वो जहर वो पूरी बॉडी में दौड़ जाता है। और जब वो जहर आपकी पूरी बॉडी में दौड़ जाता है तो कभी कभार वो बॉडी से निकलता भी है सानेही की सूरत में। जब वो जहर किसी और पर निकलता है, जब वो अपनी सगी औलाद पर निकलता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही जाएगी ना। आज हम आपको मैं क्या कहूँ, उस सानेहा कहूँ, हादसात कहूँ, जो अभी पिछले दिनों आपने न्यूज़ में 2 ऐसे कपल्स की कहानी सुनी होगी, और जिससे सारे पेरेंट्स, जिससे सारे वालिदैन एक तरह से लरज़ गए सुनकर। मैं तो लरज़ी जब मैंने कहानी सुनी। मेरा ख़्याल से जून था या मई था, उसमें एक साहब थे जिनका नाम था औरंगज़ेब आलम। वो अपने बच्चों को लेकर 2 दरिया में कूद गए, ख़ुदकुशी कर ली उन्होंने भी, और उन्होंने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया और ख़ुद अपनी जान ले ली। ये एक बहुत एक्सट्रीम कदम था जो उन्होंने उठाया। और फिर अभी कुछ अरसे पहले ही हमने फिर ये एक औरत की कहानी सुनी जिसका नाम था अदीबा, और उसने अपने बच्चों को इस दुनिया से क्या, उस अपनी ज़िंदगी इस बेरहमी से कत्ल कर दिया। जो कि माँ, अगर मैं कहूँ माँ के लिए कि अगर मैं एक माँ हूँ और किसी और बच्चे को भी गिरता हुआ देखती हूँ तो मुझे दिल में कुछ होता है कि अगर वो सोफ़े से उतरा है, ज़मीन पे गिर गया, तो मेरी भी मुँह से आह निकलती है। तो एक माँ जो किसी और की भी माँ होती है, वो दूसरे बच्चे को देख के वो तड़प जाती है। तो अपनी कोख से पैदा किए हुए बच्चों को कोई कैसे बेरहमी से कत्ल कर सकता है? क्या इतनी एक्सट्रीम पर चला गया, तकलीफ़ और दुख के ज़हर इतना फैल गया। सो आज ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है,
और कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि भाई कि रिश्ता अच्छा नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा, टॉक्सिक है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ख़त्म करने के बाद वो टॉक्सिसिटी आपके अंदर जो फैल गई होती है उससे और क्या क्या हो सकता है, इस बात पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत दिनों तक छुपती रही, छुपाती रही, इस बात से नहीं जिक्र करती रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत ज़रूरी है इस बात पर बात करना। क्योंकि बहुत सारे कपल्स अलग अलग परसेप्शन लिए अपनी अपनी शादियों को ख़त्म कर रहे हैं, दूरियां इख्तियार कर रहे हैं। ज़रा सी लड़ाई होती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, पेशेंस ख़त्म हो गया है। हुकूक का मतलब या हुकूक जान लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप के पैदा हुए हुए बच्चों को आप तकलीफ़ दें। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम क्या शो कर रहे हैं और उसके लिए मुझे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत है जो जिन्होंने हमेशा जब भी बात की है वो बहुत अक्ल की बात है और बहुत पते की बात हुई है। जो भी प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं या जो भी वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी दास्तान ज़रूर होती है, कोई ना कोई सब्सटेंस या मोटिव ज़रूर होता है। सो मेरे पास आज मेरे शो पर मौजूद हैं सानिया सईद एंड अली ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। सुबह सुबह वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों का मूड बहुत अच्छा कर दें, लेकिन उस सारे एंटरटेनमेंट के बीच में हम कभी कभार ये भी कोशिश करते हैं कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस दी जाए कि ये चीज़ है, दुनिया में ये चीज़ है जिसको वो मानने को अभी तक तैयार नहीं हो रहे। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ें। सो आज हमने आपको इसलिए मदऊ किया है कि आप थोड़ा सा हमारे साथ मिलकर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ ऐसी है, मेडिकल साइंस ने प्रूव की है, सो वो भी थोड़ा इस चीज़ पर यकीन करें। देखिए, एंटरटेनमेंट की इस तरह बात करें, वो तो हर घर में हम कोशिश तो यही करते हैं कि सुबह का आगाज़ अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई ऐसी बातें भी हैं जो ज़रूरी होती हैं करनी, संजीदा होती हैं, अफसोसनाक होती हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। करना ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरे साथ आज जो इस पैनल में और लोग मौजूद हैं उनके बगैर ज़ाहिर शो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जब वो एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज बेसिकली हमें उनसे ही मिल पाएगी। निदा जुनेद ASP साउथ कराची सिंध पुलिस से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और आपको ज़ाहिर है जब मैं रिसर्च करी थी प्रोग्राम को लेके तो मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ और जगह पे देखे और मैंने कहा कि शायद आप इस पर प्रॉपर रोशनी डाल सकेंगी आज के इस प्रोग्राम पे। और प्रोफेशनल हेल्प जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के शो में, ज़ाहिर है उनकी डिग्री है, उन्होंने पढ़ा हुआ है तो हम उनसे हेल्प ले पाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा अली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू निका, आई अप्रिशिएट कि आपने इस टॉपिक पे प्रोग्राम रखा जी, ताकि लोगों को सीखने को भी मिले और लर्न भी करें और एक्सेप्ट भी करें। बहुत डरते डरते रखा मैंने, क्योंकि ये तो थोड़ा अरसा हो गया है इन हादसात को, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी इसके ऊपर बात करने की। हिम्मत जब तक मैं जुटा पाई तो फिर शो प्लान किया कि ज़रूरी थी इस पे बात करना। तो मैं एक दफ़ा दोबारा जिससे भी टीवी लगाया बताती चलूँ कि जो कुछ थोड़े अरसे पहले आपने 2 केसेस ऐसे देखे थे जिसमें एक औरत ने अपने बच्चों को अपने हाथ से ही स्लॉटर कर दिया, ये कहते हुए भी मुझे कुछ हो रहा है। और आई डोंट नो, उनका ये कहना था कि मैंने अपने बच्चों को सुकून की जगह भेज दिया। और एक आदमी जो दूसरा कपल था जिनके बारे में ये कहा जाता था वो बहुत ही शरीफ आदमी थे, उन्होंने अपने बच्चों की जान ली पहले और फिर ख़ुद अपनी जान ली। तो 2 हमारे सामने ये केसेस हैं जो एक माँ और बाप की लड़ाई के बीच में बच्चों के साथ ये चीज़ हुई। तो सबसे पहले निदा आपसे शुरुआत करेंगे हम, फिर हम सानिया के भी अपने, इन्होंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं माँ को बेस कर और उनके भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी को लेकर, अली के भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ज़ाहिर हम इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ड्रामों में तो वो भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से स्टोरीज़ ली हुई होती हैं। तो निदा, हम अदीबा की जो ज़िंदगी की एक अब तो कहानी बन गई ना ज़िंदगी की,
उनसे शुरू करेंगे। अदीबा, अभी कुछ दिनों पहले ही अदीबा ने अपने बच्चों के साथ, वो थोड़ा सा रिपीट करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल, 14 तारीख का वाक़या है, 14 अगस्त का वाक़या है कि तकरीबन 2:30 बजे के करीब पुलिस को एक जो है इत्तला मौसूल होती है कि घर पे माँ ने 2 छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया, जिस पर मौके पर एम्बुलेंस और साथ में पुलिस की टीम रवाना होती है और वहाँ से जो है मौके पे उसकी माँ भी मौजूद है और जिस छुरी के साथ उसने ये सारा वाक़या किया वो भी वहाँ पे मौजूद थी और साथ में बच्चों की जो डेड बॉडीज़ थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद जब हम लोगों ने फर्दर जो एक एफआईआर का प्रोसेस था और उसके बाद जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें स्टार्ट की तो फिर हमें उसके अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट सामने आए जिनको मतलब हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली जब एक माँ इतना इंतहाई कदम उठा रही है, इतना ब्रूटल एक्ट कर रही है तो वो हम उनको नॉर्मल कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा, अब जैसे लाइक ये किस्सा इतना वायरल हुआ था कि सबको पता तो है कि माँ ने क्या किया, मगर जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, माँ उधर ही थी, हर चीज़ उधर ही थी, तो क्या उसकी हिस्ट्री कोई मालूम की गई कि उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, क्या वो दिमागी तौर पर सही नहीं थी, कोई ऐसी मालूमात आप लोगों को मिली? बिल्कुल, जैसे हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमारे सामने चीज़ें जो थी बिल्कुल रीसेंट पास्ट की चीज़ें सामने आने लगी कि वो बिल्कुल उसके पास 2017 से तो कॉन्टीन्यूस उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे थे। वो अपनी रेगुलर कंसल्टेशंस भी ले रही थी और साइकोलॉजिकल जो उसके प्रॉपर थेरेपी सेशंस थे वो भी हो रहे थे। लेकिन जब हम उससे भी पीछे जाते हैं तो हमें एक नई मतलब चीज़ जो देखने को मिलती है कि शी वॉज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रोकन फैमिली। उसके जो अपने पेरेंट्स थे वो डाइवोर्स थे और तब जो उसकी एज थी शी वॉज 16 दैन। तो सिंस देन एज, सिंस हर चाइल्डहुड वो उन्हीं ट्रॉमास का शिकार थी। जिस तरह से उसने अपने पेरेंट्स का एक एग्रेसिव बिहेवियर देखा, जिस तरह उसने अपनी परवरिश को देखा, वो उन तमाम चीज़ों को अब अपने बच्चों के साथ रिलेट कर रही थी। तो अदीबा की वो ट्रॉमेटाइज थी, वो डरी हुई थी कि जो उसके साथ हुआ वो उसके बच्चों के साथ भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जब रिसेंटली अदीबा की भी जो है 2024 में उसकी डाइवोर्स हो चुकी थी और अब ये इनकी कोर्ट से सेटलमेंट हुई थी कि जो बच्चे थे वो अदीबा से मिलने भी आते थे लेकिन वो अपने फादर की कस्टडी में थे। अब उसके बाद ये हुआ कि ये सारा जो था केस चलता रहा और वो उनसे मिलती रही। अब उसको कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी बच्चों को लेके कि मेरे जो बच्चे हैं दे वर नॉट वेल टेकन केयर ऑफ, और उसकी कुछ रिजर्वेशंस थी और ये तमाम चीज़ें उसने सामने लाते हुए कि उसकी ये सोच थी कि मेरे बच्चे वहाँ पे महफूज नहीं हैं या मेरे बच्चों को भी उसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा जिन सब से मैं गुजरी, जिन सब से हम सब बहन भाई गुजरे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसी ज़िंदगी जिए जो मैंने जी है, तो मैं इनको एक सेफ़ जगह पे पहुंचा दूंगी। ये उसका मौक़िफ़ था जिसमें तो जब उससे ये हो गया तो उसने उसके बाद कुछ उसको रिग्रेट था या उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए सही किया? उसका दिमाग क्या कह रहा था उस वक्त आप लोगों को? वो अब इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। एक तो बिल्कुल जो इमीडिएटली जो उसका रिस्पांस था, जब भी जैसे ही वहाँ पे पुलिस पहुँची है तो वो बहुत काम बैठी हुई थी, मतलब खामोश थी और बिल्कुल मुतमईन जिस तरह आप बैठे थे। और उससे जब हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की तो उसने कहा कि हाँ बस मैंने मार दी। और फिर हमने पूछा कि क्यों मारा है तुमने अपने शोहर की वजह? उसने कहा नहीं वो इतना अहम नहीं मेरे लिए कि मैं उसके लिए अपने बच्चों को मार दूँगी। तो उस टाइम तक वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, कंपोज थी, खामोश थी, लेकिन प्रॉपर जवाब दे रही थी। उसके बाद जब हम लोगों ने मतलब जब फर्दर उसका प्रोसीजर स्टार्ट हुए तो उसके बाद शी वॉज इन रिमोर्स, बहुत ज़्यादा पछतावे में थी। सेम डे उसी नाइट को कि ये मैंने क्या कर दिया, मतलब ये मैं कैसे कर सकती थी, ये मुझे एक माँ कैसे कर सकती है। और फिर उसने बार बार ये रिपीट किया अपने फादर के साथ, उसने ये चीज़ गिला शिकवा किया कि ये जो आज मैंने अपने बच्चों के साथ किया है बचपन में आपको हमारे साथ ये कर देना चाहिए था। तो आज ये मेरे बच्चों ने देखा है ये हम देखते और वहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती। तो उसके बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी अपने पेरेंट्स के लिए। जब उसने ये इंसिडेंट किया तो उसने उसकी जो फुटेज थी सबसे पहले अपने फादर को और मदर को भेजी थी और वीडियो कॉल में उसने अपने शोहर को दिखाया कि देखो ये मुझसे क्या हो गया। तो जो उसकी पूरी बैक स्टोरी थी वो उसका साइकोलॉजिकल वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था वो एक सबसे प्राइम चीज़ थी। और 2017 से अब तक इट्स 2025 अब तक उसके कॉन्टीन्यूस सेशंस चलते आ रहे हैं। अच्छी उसके पास बहुत ज़्यादा उसकी साइकोलॉजिस्ट की जो हिस्ट्री है उसको उनको कंसर्न्स करती रही है। उसके वीकली थेरेपी के सेशंस होते थे
रीसेंट पास्ट में हमें देखते हैं, रीसेंट पास्ट में उसने अपनी मदर के ऊपर अटैक किया था, अपनी मदर को उसने अटैक किया था और उसके मतलब दैट अटैक वाज इतना वो स्वेयर था कि उसकी मदर को हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा था। तो ये सब चीज़ें उनके हस्बैंड को नहीं पता थी, जो उन्होंने फिर भी अपने बच्चे जो है कुछ भी कहें आप चाहे वो माँ भी हो, लेकिन अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो इतने छोटे बच्चों को कैसे बाप ने माँ के पास भेज दिया? अच्छा, ये दैट वाज द प्राइम क्वेश्चन। उस दिन उसकी माँ भी उसके घर पे मौजूद थी, तो हमारा सबसे पहला यही सवाल था कि उनकी माँ भी थी उस दिन? उसकी माँ भी उसके घर पे मौजूद थी। उसकी माँ उसको 2-3 महीने में एक दफ़ा मिलने आती थी और दैट वाज द डे कि वो उससे मिलने आई हुई थी। तो जब हमने जो सबसे पहला उससे यही सवाल किया था कि अगर उसकी मतलब बीवी अगर तुम्हारी स्टेबल नहीं है तो बच्चे वहाँ पे क्यों भेजे? तो उसने कहा कि हम अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी अगर ये चीज़ देखते कि ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती थी सिवाय बच्चों के, इसने कभी भी बच्चों को कुछ नहीं कहा। बच्चे सब मतलब अगर उसकी कोई रिजर्वेशंस होती थी वो सिर्फ बच्चों की सिक्योरिटी को लेके होती थी कि मेरे बच्चे जो हैं अकेले बाहर क्यों घूमते हैं रात में, मेरी बेटी जो है वो अकेले क्यों मूव करती है ड्राइवर के साथ, उसको मैं खुद लेके जाऊंगी, और जो मेरा बेटा है वो गली में जब खेलता है तो वो गिर के उसको चोट लग जाती। ही हैड अ फ्रैक्चर, ज़रार को फ्रैक्चर था, तो उसकी ये रिजर्वेशंस थी कि मेरे बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता, तो इस वजह से मैं जो है मैं इनको किसी सेफ़ जगह पे पहुंचाना चाहती हूँ। तो उसने ये उसका बेसिकली एक स्टांस था। तो उसने इसके अंदर आके उसने कहा कि बच्चों के लिए सेफेस्ट प्लेस तो हेवन है, और हेवन के पास, हेवन तक जाने के लिए मुझे इनको अल्लाह के पास भेजना पड़ेगा। और अगर मैं वो जो दो दरिया पे जो साहब थे जिन्होंने अपने बच्चों को औरंगज़ेब आलम जो थे, उनका क्या केस था? वो बेसिकली उसमें भी पेरेंट्स की सेपरेशन थी, पेरेंट्स की सेपरेशन का केस था, और इसमें जो था सेपरेशन का और कस्टडी का जो कोर्ट ने फ़ैसला दिया था वो माँ के पास था, बच्चों की कस्टडी माँ के पास थी। उसी दिन 31 जुलाई की बात है, उसी दिन जब इनकी सेटलमेंट होगी, मतलब कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, तो ये सब बंस रोड में कहीं पे खाना खाने गए थे। तो ड्यूरिंग दैट कोर्स इसकी जो बेटी थी उसको उसने कहा कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना, वॉशरूम जाना है, तो बाप उसको लेके वॉशरूम गया, साथ में बेटी को भी लेके वॉशरूम चला गया। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं वहाँ आधा घंटा बैठ के वेट करती रही, वो नहीं आए, तो मैंने जो करीबी वहाँ पे पुलिस स्टेशन था मैंने वहाँ पे रिपोर्ट की कि मेरा शोहर जो है वो बच्चों को लेके चला गया। मैं काफ़ी देर वेट करती रही, वो वापस नहीं आया, और फिर रात में आपके सामने न्यूज़ आ गई थी कि तो वो जो साहब थे उनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी? नहीं, उनके कोई थेरेपी सेशंस थे कुछ इस तरह था? एज सच उनकी एज सच कोई हिस्ट्री नहीं थी। वो स्कूल के मतलब वो खुद एक प्रोफेसर थे, ही वॉज एजुकेटेड पर्सन, लेकिन उसने जस्ट बच्चों की जो कस्टडी का एक डिसीजन हुआ जो जिसको वो नहीं बर्दाश्त कर सके, तो उन्होंने जो है बच्चों समेत ही जो है अपनी जान दे दी, बच्चों की भी। अब आपके सामने लाइक दो ऐसे केसेस हैं जिनका बैकग्राउंड, एक औरत का बैकग्राउंड पता है कि वो पहले से ही ट्रॉमेटाइज थी, पहले से ही थेरेपी सेशंस चल रहे थे, पहले से ही उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, लेकिन ये आदमी जो है इनके बारे में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। सो ये दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, एक मर्द की कहानी है, एक औरत की कहानी है, और ऑब्वियसली बच्चे उससे दोनों के अंदर कॉमन एक फैक्टर है कि दोनों ने अपने बच्चों की जान ली। अच्छा, वैसे तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हम सभी को अफसोस है, हम इस पे कर सकते हैं, फ़ील करते हैं, यकीन भी नहीं आता। लेकिन जो माहिर नफ्सियात होता है वो एक साइंटिफिकली बात करता है। मेरा अपना भी ओवर द 28 ईयर्स काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, इस तरह के केसेस आते भी रहे हैं हमारे पास। एक तो ये समझ लें कि दुनिया में एक तो स्ट्रेस है जो बहुत ज़्यादा इंसान स्ट्रेस फ़ील करता है, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, ये नंबर 1 पे है, जिसमें बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में चला जाता है, और कोई भी कुछ लोग नॉर्मली निकल आते हैं, लेकिन जो लोग पहले से किसी ना किसी ट्रॉमा का शिकार रहते हैं उनको कोई एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी और प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड नंबर पे डिवोर्स आता है कि जो कपल हैं जो आपस में रह रहे हैं, एक ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की, बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनकी डिवोर्स होगी, वो अलहदा हो गया। बच्चे जो हैं वो या तो माँ के पास रहेंगे या बाप के पास रहेंगे या दोनों के पास आना जाना रहेगा। वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, औरत के लिए भी होती है, मर्द के लिए भी होती है। मर्द भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता ना सम टाइम। अच्छा, फिर सेकंड चीज़ आ जाती है कि यानी ये जो फीमेल वाला केस है, इसमें उसने अपने बच्चों को मार दिया,
बाद में वो पछता रही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पछतावा हो कि मैंने कैसे कर दिया। और जो मेल वाला केस है उसमें उसने अपने आप को भी मार लिया। तो इट्स मीन कि जो उसके अंदर थॉट है, हम इसे सुसाइडल थॉट्स भी कहते हैं, आइडिएशन कहते हैं। सम टाइम ये सोचें आ रही होती हैं लेकिन उस पर इंसान या तो अमल नहीं करता या किसी को शेयर नहीं करता। अगर तो वो शेयर कर लेता, मे बी टाइमली उस चीज़ को एड्रेस कर लिया जाता और वो उसको ओवरकम कर लेता, लेकिन वो चूँकि उसने शेयर किसी से किया नहीं था, उससे पहले की लाइफ उसकी वो कोप कर रहा था मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। किसी आम इंसान को, आपकी साइंस क्या कहती है, किसी आम इंसान को, हम 3 लोग बैठे हुए हैं, क्या हमें कभी ना कभी ग्लिम्स आते हैं क्या इस तरह के, कभी कब तकलीफ? देखिए हम सब आम इंसान हैं, हम सब के अंदर इमोशंस होते हैं ना। लेकिन हम उसको कोप करते हैं। वो कोपिंग हमने अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखी हुई होती है, अपने माशरे से सीखते हैं, अपने उस्ताद से सीखते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़ के अंदर जो है आपकी कोपिंग जो है वो पॉजिटिव नहीं होती, एक्टिव नहीं होती, चीज़ों को अवॉइड करते हैं। या फिर आप पेरेंट्स से लर्न कर रहे होते हैं। जैसे ये फीमेल का ताल्लुक किसी ब्रोकन फैमिली से था, अब उसमें ये होता है कि बचपन से ही ना एक हमारे अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट या मुझे छोड़ जाने का एक दुख होता है या फियर होता है, वो बैठ जाता है कि कहीं मुझे छोड़ ना दिया जाए या कहीं मैं अलहदा ना हो जाऊं। तो ये 16 साल में इनके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई है, तो उससे पहले वो बचपन से ही लड़ाई झगड़े और वो सारे देखती हुई बड़ी हुई होंगी ना। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी एक पर्सनैलिटी या पैटर्न बन जाता है जिसमें वो कोई भी इमोशनल इम्पल्सिव डिसीजन ले सकती हैं। तो ये वाला जो फिर यही पैटर्न उन्होंने जब उनकी शादी हुई है उनका अपना पैटर्न भी बन गया होगा, क्योंकि उन्होंने वैसे ही देखा होगा कि चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अटैचमेंट में अगर कोई भी बात पूरी नहीं हुई या नीड पूरी नहीं हुई है तो वहाँ से इम्पल्सिव डिसीजन कोई आ सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और जब वो बात डिवोर्स तक चली गई, वो सेपरेट हो गई हैं, तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश वो कर रही हैं बच्चों को। ज़ाहिर बच्चे माँ है तो बच्चे उसकी ज़िम्मेदारी हैं, प्यार भी होगा, ममता एक इंसान के अंदर बाय बर्थ होता है, हर औरत के अंदर, बाप के अंदर भी होगा डेफिनेटली। तो अपनी पूरी कोशिश तो कर रही है। लेकिन जो उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, मे बी जो कुछ केसेस जो मैंने देखे हैं, फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम का नाम आप सबने सुना होगा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है और डिप्रेशन के साथ साइकोसिस भी होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ यानी 1 महीने तक इस तरह के थॉट्स आते हैं कि मैं कहीं बच्चे को मार ना दूं, या बच्चे से मारने के ख्यालात भी आ रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन में, और आ सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। और अगर उस कंडीशन में वो बच्चे माँ को ट्रीटमेंट के लिए ले जाएं, जिसमें मेडिसिन भी दी जाती है, साइकोथेरेपी भी होती है, तो वो वुमेन उस कंडीशन से बाहर निकल आती है, वो ठीक हो जाती है। मुझे जैसे लाइक मेरे 2 बच्चों के बाद मुझे बेबी ब्लूज जिसे कहते हैं, वो डिप्रेशन होता था, लेकिन वो इतना एक्सट्रीम नहीं था कि मैं बच्चों के लिए कुछ सोचूं। तो लेकिन डिप्रेशन में ये वाले ख्यालात नहीं आएंगे कि बच्चे को मैं मार दूं। हाँ, उसमें लो फील कर सकता है, रोना आता था, रोना आ सकता है, मूड ख़राब हो सकता है। लेकिन जो साइकोसिस है ना, साइकोसिस में होता है कि फॉल्स परसेप्शन होती है, यानी चीज़ों को आप गलत परसीव कर रहे होते हैं, या फिर हेलुसिनेशंस होती हैं, चीज़ों को गलत तरीके से देख रहे होते हैं। यानी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है एज अ क्लाइंट, आम लोगों को वो नज़र नहीं आ रही होगी, या जैसी मेरी सोच है आम लोगों की वैसी सोच नहीं होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोगों की भी ज़िंदगी में कोई ना कोई होगा आसपास, या कोई कैरेक्टर प्ले किया होगा, सो वो आप शेयर कर सकते हैं हमसे आज के शो में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी इस वक्त हम अदीबा का केस ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, और निदा ने अभी कुछ और चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस हो सके इस हवाले से। निदा, आपने हमें ब्रेक में ये बताया कि उनकी मदर भी उस दिन, यानी बच्चों की नानी भी मौका वारदात पर मौजूद थी। नहीं, बेसिकली मौका वारदात पे नहीं, उसके घर पे विज़िट किया था उसने। अच्छा। जिस दिन 14 अगस्त का ये वाक़या है, तो उसकी माँ 13 अगस्त की रात से उनके घर पे थी। वो 2 महीने के बाद आती थी, बच्चों से मिलने आती थी, बच्चों के साथ टाइम गुजारने आती थी, और फिर वो एक दिन रात रुकती थी और चली जाती थी। उसकी 2-3 महीने के बाद ये रूटीन होती थी। तो अब इस दफ़ा भी ये था कि वो आई है, उसकी माँ आई है। अब अदीबा अपने बच्चों को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न थी कि वो उनको किसी स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट की तैयारी करवा रही थी। तो अदीबा की एक रिजर्वेशन होती थी कि जब अपनी मदर से, कि जब आप आती हैं तो ये बच्चे आपके साथ इतना ज़्यादा जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि ये पढ़ते नहीं हैं, तो आप मत आया करें, इनका टाइम वेस्ट होता है, मैंने इनको पढ़ाना होता है, तो आप जाएं। तो उस दिन भी
मतलब तकरीबन 12 साढ़े 12 का जब टाइम था, तो वो अपनी माँ के साथ इसी बात पे एग्रेसिव हुई है कि आप यहाँ मत आया करें, आप जाएं यहाँ से, मेरे बच्चों का हर्ज है पढ़ाई का, मैंने इनको पढ़ाना है। तो उसी टाइम से उसका जो एक एग्रेसिव, माँ चली गई, और उसी टाइम से उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर था वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जो है उसकी माँ वहाँ से घर से चली गई, और फिर जो उनके घर की मेड थी वो वहाँ पे मौजूद थी। अब पूरा एक सीक्वेंस में काम हुआ। उसने पहले बच्चों के कपड़े प्रेस करवाए, बच्चों के कपड़े प्रेस करवाने के बाद उसने जो छोटी बेटी समया उसका फीडर तैयार करवाया, उसके जो बॉटल थी उसके अंदर मिल्क भी था वो तैयार पड़ी हुई थी वहाँ पे। और उसके बाद उसने किचन में आके किचन की जो गैस थी उसको उसकी आवाज़ वो बढ़ा दी, बेसिकली वो बढ़ने से उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी किचन में। उसके बाद फिर वो उसने किस टाइम वहाँ से छुरी ली है और वो फिर ज़रार को लेके वॉशरूम में गई है, दरवाज़ा बंद किया और देन उसने ज़रार के साथ ये इंसिडेंट किया। और वो जो पहले मेड बड़े थी वो बेटे घर को, पे ही थी? बिल्कुल वो घर पे थी, और मेड अभी उस टाइम रोटी बना रही थी कि उसी इसना में वो वहाँ से बाहर निकली है, और फिर उसने बाहर आके दूसरी बेटी को पकड़ा है और वो उसको वॉशरूम में लेके गई है, और उसने उसके साथ भी वही इंसिडेंट किया। और मेड को कुछ आवाज़ नहीं आई? कोई मेड को आवाज़ नहीं आई, लेकिन मेड ने तब आवाज़ सुनी जब जो छोटी बेटी थी वो चीख रही थी। उसने कहा कि उसकी जो चीखें थी वो जो हर दफ़ा जब उसका ये कहना था कि जब भी माँ छोटी बेटी को नहलाती थी तो ये चीखती थी, मतलब ये माँ से नहीं नहाती थी, शोर करती थी। लेकिन उस दिन उसकी थोड़ी सी और तरह की आवाज़ें थी, एग्रेसिव आवाज़ें थी। कहती जब मैं पीछे गई हूँ तो देखा दरवाज़ा बंद था तो मैं डर गई, कि दूसरे कमरे में ज़रार को देखा वो भी वहाँ नहीं था तो मैं डर गई कि कहीं बाजी नुकसान ना पहुँचा दे। तो वो वहाँ से डर के भागते हुए उनके घर से निकली है और उसके शोहर के घर पे गई है कि बाजी बच्चों को कुछ कर ना दें, आप जाके देख लें। तो जब उसी से पहले ही अदीबा ने वीडियो कॉल पे अपने शोहर को दिखा दिया था कि ये देखिए मैंने क्या किया है, अब आप पुलिस को भी बुला लें, अब आप एम्बुलेंस को भी बुला लें, सबको बुला लें, अब ये देखें क्या हो गया। आप ब्रेक पे कुछ कह रही थी इनको उस वक्त सानिया? हाँ, मैंने तो एक तो सबसे पहले ये कि बिकॉज आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहब विल बी मोर स्पेसिफिक, मैं जनरल बात करूँगी। और ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इसके बारे में कुछ कहना वो निदा ही कहेंगी। ये जो बिहेवियर्स, कोई किसी तरह के भी ऐसे बिहेवियर्स जो एक नॉर्मल रेंज जिसको हम कहते हैं, जो स्ट्रेस से, कॉन्फ्लिक्ट से, किसी तरह के डिस्ट्रेस से कोप करने के जो मैकेनिज़म्स हैं, अगर ये उसकी रेंज में नहीं आते तो हम उन्हें एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं या नॉर्मल बिहेवियर नहीं है ये कहते हैं ना। और वो उसका हर कल्चर का अपना कुछ थोड़ा सा वेरीड वो होता है, लेकिन एक स्पेक्ट्रम होता है उसका। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि हम उन्हें रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते। हमने बहुत जनरल से लेबल दिए हुए, ये बदतमीज़ है, इसको ये करना ही नहीं आता, ये फूहड़ है, इसको ये बस तवज्जो के लिए ऐसे करती है। बहुत सारी ऐसे हमें जहनी तकालीफ हैं जो बज़ाहिर बड़ी नॉर्मल लगते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक कंडीशन है जिसमें आपको हर वक्त लगता है कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, वहाँ भी दर्द हो रहा है, मुझे हाय मुझे ये हो गया, मुझे हाय। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द के होते हैं जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं कि कभी एड़ी में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, हर वक्त। और हम फिर कभी कभार उनसे चिढ़ने लगते हैं कि यार ये तो जब उनसे मिलो ये अपनी बीमारियां लेके बैठ जाते हैं ना। एग्जैक्टली लेकिन ये भी मैनिफेस्टेशन होती है, ये और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पीछे एक बैकग्राउंड होता है, एक हिस्ट्री होती है जो एक इतनी छोटी सी बात में निकल रहा होता है जिसको आप एक्चुअली नॉर्मली कभी मेंटल, एम आई राइट डॉक्टर साहब, इसमें आप कंसिडर नहीं कर रहे। तो मैं एक छोटे सा एग्जांपल दे रही हूँ। हम तवज्जो ही नहीं देते जहनी मुश्किलात की तरफ जब तक हमें फ़िज़िकल मुश्किलात ना हो। अगर हमें नज़ला ज़ुकाम या डेंगू है, कुछ भी और है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे ऑब्ज़र्व भी करते हैं, आप उसे सिम्टम्स भी बताते हैं। लेकिन अगर हमें कोई जहनी परेशानी हो, हम बाज़ दफ़ा बता ही नहीं पाते कि हमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। एग्जैक्टली हम अभी जैसे ये दो केसेस हैं, अगर हम पेरेंटिंग ही की सिर्फ बात करें, ज़्यादातर लोग इस वक्त हमारे यहाँ केपेबल ही नहीं है पेरेंटिंग के। हर कपल बच्चा डिज़र्व नहीं करता, हर कपल हर वक्त भी बच्चा डिज़र्व नहीं करता।
क्या वो खुद उस बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्या उनकी आपस की रिलेशनशिप सॉर्टेड है? एक दूसरे को जानते हैं? एक दूसरे की परेशानियां, मुश्किलात, रिलेशनशिप्स के साथ कोप करने की मुश्किलात। सानिया, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है मियाँ बीवी में नहीं बन रही, अच्छा बच्चा पैदा कर लो तो बन जाएगी। एग्जैक्टली क्योंकि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांधना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांधा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक लेनी पड़ती है। एक हेल्दी, एक कॉन्शियंशियस, एक ऐसा इंसान उठा सकता है ना जिसकी कैपेबिलिटीज अपनी जगह ठीक हैं, हाँ। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। एक इंसान जो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा, आप सबके बच्चे हैं, टॉडलर्स को डील करना, 2-2.5 साल का बच्चा कैन ड्राइव एनीबडी नट्स। लेकिन अगर आपके अपने इश्यूज चल रहे हैं, पोस्टपार्टम चल रहा है, टॉक्सिक पेरेंटिंग चल रही है, पीछे बैकग्राउंड में आपके कोई ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग जाते भी नहीं हैं मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स के पास, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, और मोस्ट ऑफ देम आर मैनेजेबल, मोस्ट ऑफ देम, बट यू नीड हेल्प, आपको मदद की ज़रूरत होती है। हम डर के मारे भी मदद नहीं लेते, हम रिकग्नाइज नहीं करते, हम मदद नहीं लेते, और हमारे यहाँ लोग, बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि ये मेंटल हेल्थ तो कोई चीज़ नहीं होती, और ये मैं तो नहीं मानती साइकोलॉजिस्ट बातें करने से क्या होता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो अमीरों के चोंचले, जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, बेसिकली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जिस तरह अभी मैडम ने बात की कि जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं कि ये जो है अटेंशन सीकर है, ये ऐसी है। अब इस केस को भी मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगी कि अदीबा की जो एक उसकी जो कंसर्न थी वो ये थी कि बचपन में उसने ये वर्ड बहुत सुना था कि तुम पागल हो, पागल, ये पागल है। तो जो पागल था दैट वाज हर ट्रिगर। अब हुआ ये था कि कुछ रीसेंट पास्ट में बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी आपस में दोस्तों के साथ कोई हो गया, तो उसके गुफरान जो उसका बेटा था ज़रार, उसको उसके किसी फ्रेंड ने कह दिया था पागल। तो उसने आके अपनी मदर से कंप्लेन की कि मम्मा उन्होंने मुझे पागल कहा है। तो उस चीज़ ने उसको इतना ट्रिगर किया कि हाउ डेयर ही, उसने तुम्हें ये क्यों कह दिया। फिर अब उस चीज़ को लेके उसने इशू बनाया विद हिज फादर कि आप इसको ऐसे लोगों में मत भेजें, आप इनके घर मत भेजें, ये मेरे बेटे को पागल कह रहे हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें थी जो वो अपने बेटे के अंदर भी डेवलप करना चाह रही थी। उसकी कुछ इस तरह से ब्रेन वॉशिंग चल रही थी, या वो कुछ उसको बताना चाह रही थी कि तुम सेफ़ जगह पे नहीं हो, तुम किसी और सेफ़ जगह को डिज़र्व करते हो। और एज़ पर हर अदीबा भी उसने कहा कि जो मेरा बेटा वो चाहता था कि मम्मा हम आपकी तरह ना ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, जिस तरह आप रह रही हैं ना, तो हमें भी अब वैसा ट्रीट किया जाता है, तो आप हमें किसी सेफ़ प्लेस पे भेज दें। उससे पहले एट द सेम डे, 7 साल का बच्चा था। अच्छा, अब एट द सेम डे देखिए, बच्चे जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनको नज़र आता है कि बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो बेटा था 7-8 साल का माशाल्लाह होने वाला था, तो उसकी एक सेंसेस उस तरह से डेवलप हो गई थी कि वो अपनी मदर से ये डिमांड करता था कि मम्मा क्या हम फिर से एक नॉर्मल इकट्ठे रह सकते हैं, क्या हम इकट्ठे रह सकते हैं। और उसी दिन अदीबा ने अपने हस्बैंड को 4 दफ़ा कॉल्स की कि क्या हम किसी तरह से इकट्ठे रह सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या हम एक ही घर में रह सकते हैं। और ऑब्वियसली डाइवोर्स थे, तो उसने उसको कंसोल करने की भी कोशिश की कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम बच्चों के लिए कुछ सोचेंगे। उसने उसको बहुत काम किया कि हम बच्चों के लिए कुछ सोचेंगे, हम कुछ देखेंगे, लेकिन उस चीज़ में वो किस टाइम पे वो ट्रिगर होगी और किस टाइम में उसको शायद उस चीज़ को कॉप करने का मौका ही नहीं मिला कि उसने आउट ऑफ द ब्लू मून वो सारा इंसिडेंट कर दिया। ऑलरेडी रिलेशनशिप ही नहीं मैनेज कर पा रही थी। एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें जो पार्टनर्स आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। आई थिंक उसका हस्बैंड काफ़ी बेहतर इंसान होगा जिसने ये भी सोचा, कोशिश तो कर रहा था वो। बिल्कुल। और दूसरा उसके प्रॉपर जो थे उसके साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन चल रहे थे, वीकली सेशंस थे, और उसके जो मंथली एक्सपेंसेस थे वो भी उसका शोहर बेयर कर रहा था।
उसको सेटलमेंट के बाद वो घर का रेंट भी देता था, बाकी यूटिलिटीज़ भी देता था, पॉकेट मनी भी दे रहा था, और फिर बच्चे फ्रीक्वेंटली विज़िट भी करते थे। अब बच्चों की रूटीन भी ये होती थी कि स्कूल जाते थे अपने फादर के घर से, देन अदीबा खुद बच्चों को स्कूल से पिक करती थी, घर लेके आती थी, फिर उनको ला के सबसे पहले नमाज़ पढ़ाती थी, नहला के नमाज़ पढ़ाती थी, उसके बाद लंच देती थी, फिर उनको खुद से पढ़ाती थी, फिर उसके बाद उनको 6 बजे के बाद घर छोड़ के आती थी। अब वहाँ पे बच्चे रहते इस वजह से नहीं थे कि अदीबा ऑलरेडी, आपको मैंने बताया कि वो मेडिसिन ले रही थी, तो जब वो मेडिसिन लेती थी अब उसको फिर वो इतनी नींद आती थी कि वो बच्ची छोटी थी, वो रात में बार बार दूध मांगती थी, तो अदीबा नहीं उठ पाती थी, तो इस वजह से बच्चे जो थे अपने वहाँ पे ही रहते थे, रात वहाँ पे नहीं रहने देते थे। उस दिन भी रात इसी वजह से रहने आए थे कि इस अदीबा की माँ उसके पास थी। अच्छा। अदरवाइज़ बच्चे वहाँ पे रात नहीं रुकते थे। ओके ओके। सो वो मतलब वही वाली बात है कि जब वो थेरेपी पे थी तो उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ा था, जिसकी मतलब कि कोई बेहतरी आई उसकी उसकी हालात में कोई बेहतरी आए? अच्छा, अभी हमने ये चीज़ उसके फादर से भी कंसल्ट की, उनके डॉक्टर से भी की, इवन उसके हस्बैंड से भी की कि अब जो थी करंटली वो बहुत बेहतर हो चुकी थी। अच्छा। जो लास्ट ईयर में सितंबर अक्टूबर में वो डिस्टर्ब थी, लेकिन अब वो बहुत बेहतर थी और शी वाज एक्टिंग वेरी नॉर्मल विद एवरीवन इस फेज़ के अंदर। और डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे कि ये इनकंसिस्टेंसी जो होती है ना, ये वेव्स में जो ये बिहेवियर होता है, उनका 2017 से प्रॉब्लम चल रहा था ना, तो बहुत सी चीज़ों में बेहतरी आ गई होगी। जैसे नॉर्मली हम बिहेवियरल पे काम करते हैं कि जो रोज़मर्रा के काम काज हैं वो बेहतर तरीके से कर सके, तो उसका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट रहेगा। तो बच्चे उसके पास आ जाते थे, वो उनको पढ़ाती भी थी और फिर उनके स्कूल के लिए भी तैयार होती थी, रात को मेडिसिन लेती थी, वो सो जाती होगी, तो कहीं ना कहीं जो फंक्शनिंग है वो उसकी बेहतर हुई होगी। लेकिन जो थॉट लेवल पे ट्रिगर हो जाते हैं, ट्रिगर किसी भी वजह से हो सकता है, मे बी माँ ने कोई ऐसी बात कर दी हो या उसके जहन में कोई पुराना वाकया याद आ गया हो जिसकी वजह से वो उसने रिलेट नहीं कर पाई और वो इंतहाई कदम जो है वो उसने ले लिया। क्योंकि बाद में जो पछतावा है ना उसको, इसका मतलब है अब वो उस स्टेट से वापस आ गई है नॉर्मल स्टेट में। मैं चाहूँगी अली एज लाइक आप इस वक्त यहाँ आदमियों को लीड कर रहे हैं, जो क्योंकि जाहिर है बहुत सारी ख़वातीन में अगर ये प्रॉब्लम है और उनके हस्बैंड्स को ये अवेयरनेस हो गई है कि मेरी बीवी में है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के बाद भी हो जाती है ये मेडिकली, मतलब लाइक कुछ मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको बेबीज़ होने के बाद वो इस चीज़ से गुजरी हैं, तो उस वक्त आदमियों को किस तरह लेके चलना चाहिए एज फादर, एज हस्बैंड? देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है कि आपको एक कंसिस्टेंट सपोर्ट एक दूसरे को करना ही पड़ता है। तो जो आपने सवाल पूछा है उसमें तो ज़ाहिर है मैं यही सजेस्ट करूँगा एज अ मेल कि आपको जो आपकी बीवी की प्रॉब्लम्स हैं उसको ज़ाहिर है आपको डील ऐसे करना है कि उसकी ग्रोथ भी होती रहे, वो डिप्रेशन में भी ना जाए तो निकल आए। वो एक साथ होता है जो दोनों को चाहिए होता है, मर्द को भी औरत को भी। समझाया जाता है कि शायद औरत को ज़्यादा चाहिए होता है, मर्द को नहीं चाहिए होता, दोनों को चाहिए होता है। दैट्स वाई देयर आर टू पीपल इन इट। ये जो सारे वाक़यात, जो दोनों वाक़यात हैं, एक तो ज़ाहिर है बेहद अफसोसनाक है, सुनते सुनते इस कदर वो पैंग्स उठ रही हैं अफसोस की कि क्या कहूँ। मुझे जो एक चीज़ बड़ी कॉमन लगती है ना हमारी सोसाइटी में, वो शादी के रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग है और उससे निकलते हुए बाकी रिश्ते जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग कुछ पहले से जो सोचें हमारे जहन में आई हुई हैं ना, उन पर शायद चलने को बहुत इंसिस्टेंट रहते हैं कि शायद यही सही तरीका है। अपने पार्टनर को, अपने हालात को उनके हिसाब से हम नहीं जज कर रहे होते, हम पिछली जो चीज़ें लर्नड हैं उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। शादी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी बेस पर एक पूरा घराना बनता है। दैट इज़ द बेस ऑफ आवर सोसाइटी। मुझे लगता है कि इस चीज़ को कभी डील ही नहीं किया जाता। हम लोग बचपन से जब स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वो, जो कि ज़िंदगी में 95% उसमें से इस्तेमाल नहीं होगा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो कहाँ है? वो सब्जेक्ट ही कहाँ है? उसकी कौन बात कर रहा है? कैसे पता चलेगा मैं एक इंसान हूँ, दुनिया में आ गया हूँ, माँ कौन है, उससे कैसे डील करना है, कल को बाप कौन है, अपने बच्चे होंगे, बीवी से कैसा रिलेशनशिप होगा, कोई इस पे बात नहीं करता है।
ये एक इतनी शर्मा शर्मी की चीज़ बन गई है कि हम उन चीज़ों को दबाते जाते हैं और ये दोनों केसेस उसमें इतनी सारी बातें निकलती हैं, नज़र आ रहा है कि लोग दबाते रहे हैं चीज़ें। रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं आती थी, रिलेशनशिप अगर टूट जाए तो उसको कैसे डील करना है वो नहीं आता था। तो वो एक बहुत बड़ा कोलैप्स है रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग का हमारे यहाँ। जिस तरह आप कह रही थी कि वो इस काबिल भी हैं, उनमें वो पोटेंशियल भी है या नहीं कि आप एक इतने अहम रिलेशनशिप को जो बेस है सोसाइटी की उसको लेके भी चल सकते हैं या नहीं। तो एक तो शादी को एक लाजिम व मलजूम बना दिया गया है जो कि कई लोगों के लिए बड़ा प्रेशर बन जाता है। इन केसेस में भी पता नहीं वो उतना पोटेंशियल उन लोगों में था या मे बी उनके लिए शायद बेहतर रहता कि वो एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारते। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहते। मैंने देखा है कि इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ एक बुरा वर्ड समझा जाता है। दुनिया भर में वो एक अच्छा वर्ड है, हमारे यहाँ वो एक बुरा वर्ड है कि ये तो बड़ा इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब, अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकता है इंसान, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। हमें ये आदत हो गई है कि सब मुझ पे डिपेंडेंट रहें, तो मेरी एक हैसियत शायद बनी रहे, उस वजह से ये चीज़ निकली है क्या है। लेकिन हैरानगी होती है कि इस चीज़ को ऐसे शादी को कभी डिस्कस नहीं किया जाता या इवन ड्रामों में भी दिखाया जाता है तो उसकी कोई बहुत अच्छी टेक नहीं दिखाई जाती, तस्वीरकशी नहीं की जाती। मियाँ बुरा दिखा दिया जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे, या बीवी को बहुत तेज दिखा दी जाएगी। वो ये नहीं देखेंगे कि यार अच्छा चलो ये दो डिफरेंट लोग हैं, इनका मिलाने का क्या तरीका है, उसको कैसे बेहतर तरीके से बात कर सकें। जिस तरह जो आप केसेस बता रही हैं उसमें कई बातें ऐसी भी लग रही हैं कि लफ्ज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ऑब्वियसली इसको बार बार रिपीट करना तकलीफ़ दे है। बहुत बहुत सारी माएँ जो देख रही हैं, बहुत सारे फादर्स जो देख रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत तकलीफ़ दे अमल है। लेकिन इस सारी डिस्कशन से बहुत सारी ज़रूरी बातें निकल कर आ रही हैं जो कि शायद दूसरे कपल्स को या दूसरे घरों को इस चीज़ से बचा सकें, क्योंकि हमें नहीं पता ये वाली चीज़ और किसके घर में चल रही होगी। हमारे पास आज ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इनिशियली उनके साथ शुरू हो गई ये चीज़। जैसे कि आपने सानिया ब्रेक में कहा था मुझे कि हमने ना चीज़ों को ऐसा कर दिया है कि सास अगर है तो वो बुरी ही है, माँ अगर है तो वो एक मूर्ति है, एक वो ममता की मूर्ति है। और मतलब भाई हमने जो भी रिश्ते हैं उनके साथ इरेशनल एक्सपेक्टेशन है ना आपकी, एक्सपेक्टेशंस हमने उनके साथ जोड़ दी हैं कि ऐसा ही होगा। और आप ये फोर्स करते हैं अफराद को, इंडिविजुअल्स को, कि वो वैसे ही बने जैसे कि सोसाइटी ने ये आपको एक सेट किया है, आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर आप फिट करें। जी, उसकी सलाहियत है या नहीं है, उसका एप्टीट्यूड, वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उसको इसमें खुशी होती है या नहीं होती है। हम इन तमाम बातों को कोई अहमियत नहीं देते हैं। फिर हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो बेस्ट आउटपुट देगा। माँ बेहतरीन बच्चा पालेगी, बाप बेहतरीन बच्चा पालेगा, कफ़ालत करेगा, घर को भी मैनेज करेगा, रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करेगा। आपने उसे बचपन से किसी तरह की कोई ना अपॉर्चुनिटी दी है, ना ट्रेनिंग दी है। हमारे हजरात, हम उन भाई को भूल गए हैं जो अभी उनका जिक्र ज़्यादा नहीं किया हमने। द थिंग इज़ कि उनको भी मतलब शुरू से कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होंगे जो रिकग्नाइज नहीं किए गए, और आदमियों को तो हम ख़ास तौर पे इग्नोर कर देते हैं, और वो भी रिप्रेस करने के आदी होते हैं। वो जो औरंगज़ेब आलम थे जिन्होंने अपने आलम जो है बच्चों के साथ खुदकुशी की, लाइक उन्होंने, अब हम आदमियों को बचपन से मर्द बनना सिखाते हैं। और मर्द बनने का क्या मतलब है? रोता नहीं है, बात नहीं करता, फलाना नहीं करता, बदतमीजी कर सकता है, वायलेंस दिखा सकता है, मर्दानगी का सबूत है, सॉफ्टनेस नहीं दिखा सकता। जबकि मर्दानगी क्या होगी? आप कितना अफेक्शनेट हो सकते हैं, आप कितना प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आप कितना ये मर्दानगी, कितना सपोर्टिव हो सकते हैं, ये मर्दानगी हम नहीं सिखाते। हम उसे एक अग्रेसिव, एक
निएंडरथल man. टाइप हाँ इंसान हाँ। दिखाना चाहते हैं। हाँ आपने उसको इक्विप ही नहीं किया। रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? कम्युनिकेशन। हम दो बिल्कुल मुख्तलिफ अफराद हैं, हम अलग बैकग्राउंड से आए, हमारी अपब्रिंगिंग्स अलग हैं, हमारे अलग मसाइल हैं, हमें अलग अलग बातें बुरी लगती हैं, हमें अलग अलग बातें अच्छी लगती हैं। यूनियन, रिलेशनशिप की यूनियन का मतलब ही ये है कि हम उन्हें कितने एहसन तरीके से मर्ज कर सकते हैं और फिर हम एक यूनिट बनाएं जो बच्चों के लिए कंड्यूसिव हो। अब तो ये शादी एक अच्छी शादी है, ये मिलाप एक अच्छा मिलाप है, ये इन्वायरमेंट एक कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट है। इतने टॉक्सिक माहौल में हमारे बच्चे बड़े होते हैं कि 50% तो उनकी सलाहियत कभी यूज़ ही नहीं होती। आप कह रही हैं ना जैसे ट्रेनिंग नहीं होती हमारे यहाँ, हमारे बच्चों की ट्रेनिंग ही होती है जो उन्होंने देखा, जिस घर में रह रहे हैं उन्होंने माँ बाप को जिस तरह देखा। वो और वही जैसे कि करेंगे। आपने भी यही बोला कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं हो रही। और जिस चीज़ की ज़रूरत है कि हमने किससे कैसे बिहेव करना है, चाहे वो हमारे दोस्त हों, हमारे स्पाउसेस हों, हमारे बहन भाई हों, हमारे माँ बाप हों, हमें उनके साथ पेश कैसे आना है, ये हमें नहीं पढ़ाया और सिखाया जा रहा। इसकी भी तो कोई साइंस होनी मैं चाहिए, थोड़ा सा कोई बस सब्जेक्ट होना इसी चाहिए। को ऐड करूंगी जो आपने बात की है कि हमारे यहाँ ना रिप्रेस कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, चलो तुम चुप कर जाओ, इस पे बात नहीं करो। तो बीइंग अ पेरेंट्स, वालिदैन को एक ये हमें चाहिए कि हम बच्चों को बोलने दें, उनकी बात सुने। और ये आदत कहाँ से पड़ेगी? बचपन से ही। बच्चे स्कूल से आते हैं ना, आपको स्कूल की स्टोरी सुनाते हैं, माएँ किचन में बिजी होती हैं, इधर उधर बिजी होती हैं, तो उनकी स्टोरी नहीं सुनती। उनकी स्टोरी ज़रूर सुनें, क्योंकि सम टाइम स्कूल में बुली, बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, पेंसिल छीन ली, पेंसिल चबो दी, कॉपी फाड़ दी, किसी बात पे डांट दिया, लड़ाई करते। छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं ना, यही ट्रॉमास बनती जाती हैं बड़े होके। और फिर वही बच्चा जो बुली हुआ है वो दूसरे को फिर मारेगा भी, अपना गुस्सा दूसरे पे निकालेगा। इसी तरह से फीमेल्स भी हैं, लड़कियां भी इसी तरह से सम टाइम अब्यूज़ का शिकार होती हैं। तो जो बड़े होते हैं तो गुस्सा कहीं ना कहीं दबाया हुआ है ना, क्योंकि आपने खामोश करा दिया कि इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। अच्छा, चुप कर अभी तो जाओ। हम अगर माओं की बात करें कि वो अपना गुस्सा कहाँ निकालती हैं, अक्सर माएँ अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती हैं। निकाल हायरार्की है ना निदा। हाँ, अफसर अपना गुस्सा आप मर्द पे उतारता है, मातहत पे निकालता है, मर्द पे निकालता है, वो घर आके बीवी पे निकालता है, वो बच्चों पे निकालती है। आजकल की औरतें मर्दों को भी निकालती मेरे हैं। पास यहाँ ऐसा भी एक होता है। भेजोगी जरा? हायरार्की, हाँ, में जहाँ जो भी फिट होता है। मेरे पास यहाँ फौजिया हैं जो शायद लड़ रही हैं अपनी ज़िंदगी से। फौजिया, अस्सलाम वालेकुम। अपनी ज़िंदगी से लड़ रही हैं बेसिकली, और वो खुद सुनाना चाहेंगी कि फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी पे। जी फौजिया प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फौजिया थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा ताकि सब सुन सकें, आपकी सब सुन सकें जो भी सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक औरत जब शादी करके घर में जाती है तो उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से जीना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ। जब उसको वो लाइफ नहीं मिलती ना निदा, तो वो सोचती है कि मैंने कहाँ शादी कर ली, किस बंदे से शादी कर ली। मैंने जो शादी की ना जिस बंदे से, आप ये समझें कि कश्तियाँ जला के मैंने शादी की थी। यानी मैंने अपनी माँ को नाराज़ करके शादी की थी। मेरे मामू ने शादी की थी मेरी, उसने मारना शुरू किया मुझे। वलीमे वाले दिन से उसका बिहेवियर ख़राब था, बहुत ज़्यादा मारना शुरू किया। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मैं खामोश हो गई थी बिल्कुल, और मैं जैसे मेरा माइंड जो है ना सुन रहना शुरू हो गया था, समझ में नहीं आता तो कोई बात करता था मुझसे। ये सारी सिचुएशन चलती रही। उसमें फिर दूसरा बेटे हुए मेरे। दूसरे बेटे में तो यहाँ तक मारा था उन्होंने कि मेरे नील डाल दिए थे जिस्म पे, अपनी 3 बहनों की वजह से, कि उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी और जो है ना उन्होंने वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर रख दिया था कि मैंने उनकी तबीयत ख़राब की है, तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो उन्होंने मुझे 8 मंथ चल रहा था, उन्होंने मुझे इतना मारा था कि मेरे नील पड़ गए थे। और जिस टाइम पे मेरा बेटा हुआ है उसके सर पे गोमड़ा था। तो मेरी डॉक्टर ने कहा था कि ये पुलिस कैसे मैं बुलाती हूँ ना, तो मैंने वहाँ रोक दिया। इसलिए कि फिर 2 साल के बाद शादी के मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। मैंने कहा ठीक है छोड़ दो जो है। कह रही आपके जिस्म के ऊपर भी नील है ना, इतने निशान है, हैंगर से मारा था उसने मुझे बहुत बुरी तरह से अपनी बहनों के कहने पे। ये सारा मामला चलता रहा। फिर
इस तरह का हुआ कि उन्हीं की माँ बहनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, वही जायदाद के ऊपर जो होता है। 6 साल हम नहीं मिले। मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी उन 6 सालों में। 6 साल के बाद दोबारा से उन लोगों के रिलेशन हुए और आप यकीन करें 3 साल से मेरे साथ सिर्फ मार पीट। फिर मेरी बेटी हो गई तो बेटी पसंद नहीं है उस बंदे को बिल्कुल भी, उसको सिर्फ बेटे चाहिए थे। तो मेरी बेटी को बिल्कुल नापसंद करता है बंदा, उसको नहीं चाहिए बेटी। अब उसने इस तरह की हद तक मारना शुरू करा। भी मैं 1 साल पहले की बात लेकर चलूँगी, इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, कि मेरी बेटी को 102 बुखार था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। हमारा रेंट आया, मैंने रेंट ले लिया, तो उसने कहा मुझे रेंट चाहिए। उसके और घर भी हैं, उधर से भी रेंट आता है। तो मैंने कहा मुझे ये पैसे नहीं है, उस बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, 102 बुखार है, उसको लेकर आना है। मैं किचन में काम कर रही थी और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया पीछे से आके। इतना बुरा मुझे मारा है कि मैं कुछ नहीं बता सकती। वो बुखार में आके उसने फिर पकड़ा है अपने बाबा को और उसने कहा मेरी मम्मा को नहीं मारे। तो वो डिप्रेशन जो मुझे होते होते ना 20 साल हो गए मेरी शादी को, तो आप यकीन करें उस डिप्रेशन में किचन के बर्तन में फेंकती हूँ। बच्चों से मैं लाउडली बात करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक 20 साल का, एक 19 साल का। उनकी काउंसलिंग वो इस तरह से कर रहा है कि तुम्हारी माँ गलत है, तुम्हारी माँ गलत है। उनका ब्रेन वॉश कर जी, ब्रेन वॉश कर रहा है वो, कि तुम्हारी माँ गलत है, तुम्हारी माँ सही नहीं है। और मेरे बच्चों को चारों को पता है कि माँ ने किस तरह से हम लोगों को पाला है। मेरे बच्चे, मैं स्कूल लेके जाती थी, मैं लेकर आती थी, कहाँ मैंने कितना स्ट्रगल किया बच्चों को सब पता है। मगर वो उनकी इस तरह की काउंसलिंग कर रहा है और अब ये भी कहता है कि मेरा जो साथ देगा, मेरी जायदाद का मालिक वो है। तो वो दोनों बेटे उधर हो गए। आपको पता है बेटे बेटे होते हैं, बेटियाँ बेटियाँ होती हैं। मगर वो मारता मुझे बहुत है। मुझे इतना स्ट्रेस होता है कि मुझे सर्वाइकल होना शुरू हो गया, डिप्रेशन में मैं चली जाती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप ख़त्म कर कंप्लेन दूँ। करें ना, ये बैठी हैं, मैं ख़त्म मैं तो कर आप दूँ। मैं तो कुछ और कहूँगी नहीं। आप कंप्लेन करें, जो आपने 4 बच्चे पैदा कर लिए, उसके मार खाते खाते आपको पहली दफ़ा कंप्लेन करनी चाहिए। 4 महीने पहले उसने मुझे रात को 4 बजे मारा और घर से निकाल रहा था मुझे, और इतना मारा था कि मेरे बाल पकड़ लिए थे उसने। मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने पुलिस बुलाई, तो हमारे फिर महल्ले वाले जमा हो गए थे। तो उनसे खड़े होकर बोल रहा है कि ये तो यतीम थी, इससे मैंने शादी की थी, मगर इसने जो है ना मुझे जो है ना टॉर्चर करके रखा हुआ है। इसलिए कि वो सुन रहे थे सारी बात महल्ले वाले, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात सुन रहे थे और आप भाभी को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, तो ये क्या गलती आपकी है। फिर वो लोग आए, फिर ये कि पुलिस, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की कि छोड़ दें, हम देख लेते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं। मगर नहीं तो जो डिप्रेशन से मैं गुजर रही हूँ और जो मेरे साथ हो रहा है, इसलिए कि मेरी बेटी है, उस हर वक्त फिर मैं खड़ी होती हूँ। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो कहता है कि तुम्हें मजबूत होना है, तुम्हें मजबूत होना है, मजबूत होकर खड़े होना है तुम्हें। तो मैं बेटी की वजह से फिर खड़ी हो जाती हूँ कि ठीक है मुझे मुकाबला करना है ऐसे हालात से। तो आप मुकाबला क्या मार खा के करेंगी? मुझे समझ में नहीं आता। देखिए माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा जो बीच वाला बेटा है ना, उसको 7 महीने हो गए मुझे माँ बोले हुए। 7 महीने से उसने मुझे माँ नहीं बोला नहीं था। मुझे इतनी तकलीफ होती है जिस तरह से मैंने स्ट्रगल करके अपनी माँ बहनों के कहने में हमेशा उसने मुझे मारा है, और आज भी अपनी बहनों के कहने पे वो मुझे मार रहा है। बहुत मुझे घर से निकालने की धमकी देता है। आप मुझे ये बताएं मेरा क्या कसूर है? शादी करके आई थी ना। बहन, मैं एक चीज़, आपने बहुत हिम्मत से आके ये बात की है और बहुत प्यारी बात है कि आप खुल के अपनी एक ज़ाती बात इस तरह कर रही हैं। मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी में ना निदा, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये मजबूरी क्या बन जाती है कि उसी इंसान के साथ रहना है। एग्जैक्टली, नॉर्मलाइज कर दिया ना इस चीज़ नहीं इसकी एक और, सॉरी अली, क्या मैं प्लीज़ कुछ प्लीज़ add- प्लीज़। हाँ, ये जो हम जब कहते हैं ना कि तमाम ख़वातीन को, बहन मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जी जी। कि तमाम ख़वातीन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बेसिक तालीम ज़रूरी है। ये बहन के तो फिर भी इनको पता है कि इन्होंने पुलिस बुलाई, इसका मतलब इनके रिसोर्सेज हैं, कितना फ़ोन है आपके पास, नंबर हैं, आपको पढ़ना लिखना आता है। वो ख़वातीन जिनके पास ये भी नहीं है, वो जो हेल्पलेसनेस है, वो इतना बड़ा रीज़न है मेंटल हेल्थ का। वो इल इक्विप्ड होना, उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं। उनमें से एक तो वो होंगी जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है और उनको पता है कि यही सिस्टम है और ऐसा ही होता है, और वो आगे अपने बच्चों को भी यही सिखा रही हैं। एक तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिनमें शायद वो ख़वातीन हो सकती हैं जिनकी वजह से दूसरे लोगों को मारा पीटा जाता है।
या फिर वो इतनी डिपेंडेंट हैं कि क्योंकि मर्द के ऊपर सब डिपेंड करता है, तो भाई को कंट्रोल करना है, शौहर को कंट्रोल करना है, उसकी वजह से ये इस तरह के मामलात पैदा होते हैं, क्योंकि आपका सर्वाइवल उन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, आपके पास अपने फ़ैसले करने का कोई ना इख्तियार है, ना आप उसके लिए तैयार हैं, ना आपको कभी सिखाया गया है। तो ये भी वो बातें हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनके ऊपर खड़ी हुई है मेंटल हेल्थ, इन्हीं के ऊपर खड़ी हुई है कि अगर मैं इतनी बेख्तियार हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, मैं क्या बच्चों की तरबियत करूँगी। हमारे यहाँ होता है, अच्छा पढ़ाई करी लड़की, रिश्ता अच्छा आया, हाथ से ना निकल जाए फ़ौरन शादी कर दो, पढ़ाई ख़त्म, इम्पोर्टेंस ही नहीं है, छोड़ो पढ़ाई का क्या करना है। बच्ची, बहुत सारी बच्चियों को भी शौक नहीं होता, वो कहती हैं कि हमें क्या पढ़ना। हाँ, उन्होंने यही देखा हुआ है ना, उन्होंने ये देखा हुआ है कि बस शादी, और शादी को ऐसा बना के पेश करते हैं जो मुझे, शादी के अलावा भी तो आप एक ह्यूमन कितनी जिंदगी है, अपनी एक लाइफ है, कितना कुछ है करने कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होंगी जिसके मुताबिक आप कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहेंगे। और शादी हमारे यहाँ सिक्योरिटी है। आपको मतलब हमारे असातिज़ा अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम शादी करके ही काम कर लेना, भाई तुम देख लो, अभी ये मत करो, तुम्हारा शौहर इजाज़त दे तो तुम कर लेना। दे ना दे। एक एडल्ट दूसरे एडल्ट से इजाज़त क्यों लेगा, और एक वो एडल्ट जिसने बाकी लोगों की तरबियत करनी है, मशवरा हो सकता है, बाहमी फैसला हो सकता है जो कि होना चाहिए, मगर इजाज़त का क्या कॉन्सेप्ट है। दो एडल्ट्स एक दूसरे से इजाज़त क्यों लेंगे? तो अम्मी तो नहीं है तुम्हारी, या तुम्हारे अब्बू तो नहीं है। वो एक्चुअली हमारे मियाँ हमारे अब्बू बन जाते हैं ना, उनको यही दिखाया गया कि तुमने बीवी नहीं, तुमने अब्बू बनना है। अच्छा, एक और चीज़ भी, बीवियाँ भी माएँ बनती हैं। जो मारपीट होती है स्पाउसेस में ना, मियाँ बीवी के दरमियान, तो पहली दफ़ा जो हाथ उठा लेता है ना, इसका मतलब है वो आगे भी हाथ खुल गया, वहीं पे जो है ना आपको कोई ना कोई। अच्छा, मुझे आप बताएं, एक औरत, एक आम औरत, जैसे अभी तो इनकी तो ज़िंदगी इन्होंने पता नहीं किस तरह गुजारी, 20 साल गुजार, लेकिन अभी इनकी बहुत सारी बच्चियाँ जो ये देख रही हैं और वो उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, और वो बस इसलिए बेयर कर रही हैं कि उनका कोई मैका भी उनका नहीं है। सर, मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ एक कमाने वाला होता है, बहुत सारे खाने वाले होते हैं, तो मैका भी नहीं है उनका, तो वो बर्दाश्त करती हैं। थप्पड़ मार दिया, ये कोई वो आम सी बात है, खाना गर्म मुंह पे फेंक दिया, वो ये बर्दाश्त करती हैं, ये आम प्रैक्टिस होती है आदमियों की। तो पुलिस उसमें किस तरह हेल्प कर सकती है उन औरतों की? देखिए, इसमें वही बात है, मैं आपसे कहूँगी कि हमें ना अपने लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब तक दे कैन नॉट आस्क अस फॉर द हेल्प, हम उनके पास कैसे इंटरवीन करेंगे? हाउ कैन वी इंटरवीन? ये एक पर्सनल मैटर है ना, बिल्कुल। तो अब हमारे पास बहुत क्लियर लॉज हैं, आपको पता है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड या ये वो, पुलिस के पास बहुत, लेकिन सिर्फ तब है जब आप हमारे पास आएंगी। अब होता ये है कि अक्सर जब आपके पास सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, हमें कॉल्स आती हैं। अब कॉल पे जब पुलिस रिस्पॉन्ड करती है तो सॉरी टू से बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो खुद डर जाती हैं, वो स्टैंड नहीं लेती। इवन जब हम अगर वो जो हस्बैंड को अगर आप पुलिस किसी तरह से कटल करती है, उसको पकड़ के भी लेके आती है, तो सबसे पहले उसकी सिफारिश के लिए उसी की बीवी आती है कि इसको छोड़ दें। तो ये कि हम नहीं इंटरवेन कर सकते जब तक आप नहीं स्ट्रेंथन होते। जो फिजिकल सिक्योरिटी है ना ख़वातीन की, जितनी थ्रेटन्ड हम नॉर्मल सिचुएशन में, मतलब हम सबसे अनसेफ जगह, विच इज़ सच अ स्कैरी थिंग, निदा, दोनों निदा हैं, विच इज़ सच अ स्कैरी थिंग कि सबसे ज़्यादा अनसेफ ख़वातीन अपने घरों में हैं, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स के साथ रहती हैं जिसको सोसाइटी ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो अगर आपको मार भी दे तो वो आपका पर्सनल मैटर है। तो आप सबसे ज़्यादा वहाँ वल्नरेबल हैं, क्योंकि आप डे एंड नाइट वहाँ पे हैं, आप अपने आप को इमोशनली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एक्चुअली आपकी सोसाइटी में उसके लिए ख़तरनाक जगह है। हालांकि वो बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए, वो सेफ नहीं, उसका सेफ चीज़। अगर कोई इंसान वहाँ मारता है तो ये सबसे अनसेफ अपने घर में है ना, बाहर जाने की इनको ज़रूरत क्या है? फिर औलाद के बाद एजुकेशन, अच्छा, औलाद के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, थोड़ी सी माँ थोड़ी सी वो हो जाती है कि भाई अब तो मेरी औलाद बड़ी हो गई है, तो मेरी सिक्योरिटी अब औलाद है, मेरे बेटे हैं। लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी है कि वो एक ग्रुप बन चुका है बाप और बेटों का, जो इनको बेयर करना पड़ रहा है। और वो जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस वाली आप बात कह रही हैं ना, वो एक बहुत कोर चीज़ बन जाती है
खवातीन इसलिए, एक तो सोसाइटी का प्रेशर है कि अब मर के ही वहाँ से निकलना है टाइप की बातें, जी जी, जो कि कोई जो जिसका समझदारी कोई की जवाब बात नहीं है, कोई बिल्कुल जवाब नहीं है बिल्कुल उसका। नहीं है। क्यों मर के निकलना? क्यों मर के निकलूं मैं? हाँ। बिल्कुल सही बात। और जिंदगी तो एक ही दफा मिली है ना, तो इतनी बुरी जिंदगी क्यों मैं गुजारूं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है इस दुनिया में, तो मैं क्यों इतनी जहन्नुम में जिंदगी क्यों गुजारूं? बिल्कुल एक बिल्कुल। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर, और मैं मेंटल हेल्थ ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही कि लोगों के ऊपर से गुजर जाती है, उनको समझ नहीं आता कि ये क्या शो कर रही है निदा। सो मैंने इसलिए कनेक्ट किया है ये शो उन हादसात से जो अभी कुछ दिनों पीछे हमारे सामने हुए हैं, और ये चीज़ें होती रही हैं। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत पहले से है। तो अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवाएं। सो सानिया भी कुछ जगहों का बताएंगी जो कि NGOs हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ नॉमिनल पैसों के साथ थेरेपी सेशन देते। प्लीज़ आप भी बताइए और आप लोग भी बताइए। डॉक्टर साहब का तो अपना इदारा करता है काम। हमारा डॉक्टर साहब? इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का है, मेन जौहर मोड़ के ऊपर है। अच्छा। और बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ हम सर्विसेज देते हैं। साइकोथेरेपी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के साथ आ गया, कोई डिप्रेशन, और इनका नंबर भी हम चला रहे हैं बैंड आप। प्लस हमारे पास डोनेशन फंड, ज़कात फंड भी होता है, तो हम अच्छा। उस पर भी ट्रीटमेंट देते हैं। 50 तो रुपए से जी, मिनिमम इस तरह पीर से जुम्मा खुला रहता है सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। हाँ। और वॉक इन होता है, किसी भी टाइम पे आ थोड़ा सकते हैं, बस टेलीफोन किराया भी कर खर्च सकते करके हैं। जाना पड़ेगा आपको। अब वो फोन देख करके लें भी आ कौन सी सकते बस जाती है, क्या है, वो सब देख सकते हैं आप। इन्होंने एड्रेस भी बताया। आप बताएं, आप भी बताई थी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन है तस्कीन, इनकी हेल्पलाइन भी है। हाँ। तो जाना भी नहीं है, आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसे लोग जिन्हें इमीडिएटली मदद की ज़रूरत है, उनको ऐसे ख़यालात आ रहे हैं कि कहीं मैं अपनी जान ना ले लूँ, किसी और की जान ना ले लूँ, वो कॉल कर सकते हैं, उन्हें हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा ये काउंसलिंग भी करते हैं, तस्कीन इनका नाम है, और ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर लेजिस्लेटिव लेवल पे भी काम करते हैं। तो जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इनके साथ हमारा है आपका MOU कोऑर्डिनेशन है रहता है। जी बिल्कुल। गूगल पे सर्च करेंगे तस्कीन के नाम से तो नंबर भी उनका आ जाएगा, लिखा हुआ आ रहा है। और अगर कोई देख रहा है जिसको लगता है कि उसका कोई कलीग, उसकी कोई पड़ोसी, उसका कोई सिबलिंग या उसका आसपास कोई इस चीज़ से गुजर रहा है आपके साथ, कभी कभार अपनों के साथ लोग शेयर बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल। चीज़ें, उनकी हिम्मत नहीं होती किसी के पास हेल्प के लिए, तो आप उनको लेके जाइए। आप अगर उन्होंने आपसे जिक्र किया तो आपका फ़र्ज़ बन गया है कि फिर आपने उनकी हेल्प करनी है। और एक निदा मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगी, इन्वायरमेंट बड़ा किरदार अदा करता है मेंटल हेल्थ में, और हम सब एक दूसरे का इन्वायरमेंट है। मैं आपका, आप मेरा इन्वायरमेंट है। थोड़ा सा तहम्मुल पैदा करें अपने अंदर। काइंडनेस कॉस्ट्स यू नथिंग। अगर कोई बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, सिर्फ आपकी प्रेजेंस पास दफ़ा मदद कर सकती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, कोई सुन ले बस आपको, वो भी मदद करता है आपकी बहुत। और अगर आपको लगता है, तवज्जो अगर आप दे रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं यार ये बात हाथ से निकल रही है, तो प्लीज़ इनिशिएट करें, हेल्प मांगें। बिल्कुल, इट्स ओके। हम हर चीज़ के लिए हेल्प मांगते हैं। पैसे मांगने हो किसी से तो हमें हाथ फैलाने में कोई आर नहीं है। इस वक्त कितने भिखारी हैं इस मुल्क में, लेकिन अगर हमें तकलीफ हो रही है तो हमें मदद मांगने में, ये तो आपका राइट है ना, आपकी अपना राइट है कि मैं अपने आप को पहले सबसे ठीक करूं। जैसे जहाज में भी जाते हैं तो कहते हैं पहले अपना मास्क पहनो। अपना ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपना ख्याल रख सकें, फिर आप दूसरों का रख सकेंगे। लोगों को लगता है बड़ी मतलबी बात है, और नहीं, बाकियों के लिए फ़ायदा है कि मैं ठीक हूँगा तो बाकियों का ख्याल रख सकूँ। बिल्कुल सही बात है। ज़हनी जो बीमारी है या मुश्किल है, बिल्कुल ऐसी है जैसे कि डायबिटीज़ किसी को हो जाए तो वो डॉक्टर के पास चला जाए, ब्लड प्रेशर हो गया, ये हम बार-बार बताते हैं। और दवा अगर डॉक्टर बीमारी भी होती है, और जहन भी एक ऑर्गन है भाई। डायबिटीज पैनक्रियास एक ऑर्गन है ना, पित्ता एक ऑर्गन है, चीजें भी दिमाग से कंट्रोल हो रही है, लबलबा एक ऑर्गन है, भी दिमाग से ही हो रहा है। वो डिसफंक्शन करता है तो आपको आपकी बॉडी में एक डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है ना।
दिमाग भी एक ऑर्गन है, और सबसे अहम ऑर्गन है, सबसे मतलब इस अहम, हिसाब से वही चलाता है सारी ये बॉडी। जो होम दोनों मिनिस्टर है केसेस वो हमारा। या हम जो और बातें सुन रहे हैं, ये सारे दिमाग से सब रिलेटेड दिमाग हैं। से इसके लिए मैं ये भी ऐड करूंगी, जैसे जना अस्पताल है उसमें बहुत अच्छा सेटअप बना जिना है, में है, साइकोलॉजिस्ट उन्होंने हायर किए हैं वहाँ पे, वो भी बिल्कुल फ्री है। फ्री है। सिविल हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट हैं, और दूसरे हमारे जो बड़े इदारे हैं उनमें भी अब साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। दवा की भी बहुत ज़रूरत होती है सम टाइम, जब एक्सट्रीम आपकी कोई बिहेवियर हो जाता है या अपने अपने खुद से मारने के बारे में ख्याल आता है या किसी को, तो फिर मेडिसिन भी रोल पे करती है। आपका नाम? नबीला जी। नबीला, आप क्या डिस्कस कर? मेरी शादी को 10 साल हो गए, लव मैरिज हुई थी हमारी। शादी के कुछ अरसे बाद ना हमारे मतलब मुझे मेरे हस्बैंड का अफेयर जो है वो मेरे सामने आ गया। वो उनके किसी दोस्त की सिस्टर से था। तो उस वक्त तो इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था, कुछ भी उनका आना जाना था मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर वो सब एक्सपोज हो गया मेरे सामने, सब सामने आ गया। अब मैं अपने हस्बैंड से मैंने कहा भाई 2 कश्तियों में सवार ना हो, या तो उससे शादी कर ले या मुझे छोड़ दें, या फिर उसे छोड़ दें, मैं तो आपके बच्चों की माँ हूँ। लेकिन ना मेरे हस्बैंड उसे छोड़ते हैं, ना वो उसे छोड़ती है, और ना मेरा कोई उन्होंने फ़ैसला किया। लेकिन इसकी वजह से मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई जब ये पता चला था ना मुझे ये सब मामला, तो उस वक्त जो कहते हैं ना गम और गुस्सा, वो लफ्ज़ मुझे समझ में आ गया कि गम और गुस्सा क्या होता है, एक वक्त में ये दोनों चीज़ें कैसे जमा होती है। मैं इतनी पैनिक हुई, मैंने अपना सर जो है ना वो दीवार पे मारना शुरू कर दिया, अपने आप को मारना शुरू कर दिया। मैं इतना ज़्यादा मतलब बहुत मैं पैनिक आपे से बाहर हो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से बहुत गिड़गिड़ाई कि भाई या तो मुझे आप एक तरफ कर दें, मुझे मेंटली टॉर्चर ना करें, क्योंकि आप मुझे इस तरह तकलीफ़ दे रहे हैं कि आप मुझे ये 2 कश्तियों में खुद भी सवार हैं, मुझे भी कर रहे हैं। अब ये हो गया कि अब मैं बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ। कभी कभी मैं हस्बैंड को तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो आप पता है जब हस्बैंड का अफेयर सामने आ जाता है ना, वो और डीट हो जाता है, वो और डिटाई से करता है कि अब तो मुझे छुपने की ज़रूरत ही नहीं, अब क्या कर लेगी ये। तो वो चीज़ अब मेरे हस्बैंड में आ गई। अब ये होता है कि मैं अपने बच्चों को, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन मैं अपने बच्चों पे निकालती हूँ, अपनी बेटी पे निकालती हूँ। उसको मैं कभी कभी इतना मार देती हूँ कि मुझे खुद अफसोस होता है कि मैंने इसका कैसे हिसाब दूंगी मैं, और जो मैं सब्र कर रही हूँ वो सब ज़ाया जा रहा है। मुझे वेस्ट सब की एक ज़ाया बात जा रहा बहुत अच्छी लगती है, जो बच्चे उठा के माँ बाप की शिकायत का फ़ोन कर देते ना पुलिस को, तो कम से कम उनको वो डर होता है। हमारे यहाँ माँ बाप को कोई डर नहीं होता, बेखौफ और किसी को कोई हक नहीं है इस तरह बच्चों को मारने का। कभी कभी ऐसा होता है, मैं उनके मुंह पे कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूँ। मैंने एक दफ़ा उनसे कहा, मैंने कहा तुम स्टैम्प पेपर में मैं तुम्हें लिख के दे देती हूँ, तुम मुझे कत्ल कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ अपना खून, तुम मुझे कत्ल कर दो। या फिर कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूँ। मैं मुंह पे बद्दुआएं दे रही होती हूँ कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम इतने ढीठ हो, ना तो तुम कोई फैसला करते हो, ना तो तुम मुझे जीने दे रहे हो, आप ना खुद मरने छोड़ दे दें, रहे हो। आप इतनी टॉक्सिक शादी में कह क्यों रहा था कि हम क्यों लोग ना वो रहे हैं? फैसला मर्द को पे सौंप क्यों देते हैं। आपने क्यों ये ये आपके पास फैसला पूरा ये हक फैसला है। करना है किसके साथ रहना है। भाई आपने किसके साथ रहना है? आपने रहना या नहीं रहना फैसला करें आप। ना मैंने अपने इन लॉस में शेयर किए मामला, ना मैंने अपने पेरेंट्स को शेयर किया, हम आपस में ही कर रहे हैं। लेकिन वो किसी तरह से भी मुझे जो है ना सुकून नहीं दे रहे, जहनी सुकून नहीं दे रहे। देखिए हर हिसाब से ये जुल्म है, आपके अपने जहन के लिए अच्छा नहीं है। क्या इस चीज़ से आप क्यों गुजरे एक इंसान के तौर Exactly. या कोई भी जो आपकी सिचुएशन में है वो क्यों गुजरे, सिर्फ दूसरा इसलिए कि वो औरत दूसरा है। बच्चों का क्या कसूर है, उनका तो बच्चों का बेचारों क्या का, कसूर है? वो तो आई भी आपकी मर्जी से है इस इस तरह आप दुनिया कह रही में। हैं, आप उन्हें कई दफ़ा इतना पीट देती हैं कि आपको बाद में खुद अफसोस होता है। हकीकत है, कभी कभी बहुत ज़्यादा। मैं अब ऐसा होने लगा है कि बस किसी तरीके से उनको मैं या तो उनको मार दूं या खुद मर जाऊं या दोनों मर जाएं। नहीं बच्चे देखिए, पलते रहेंगे। मैं इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी हूँ ना, मैं खुद कहती हूँ मैं पागल इंसान हूँ। का जहन ब्लॉक हो जाता है कि पूरी सूरतें नज़र नहीं आ रही थी, क्या क्या सिचुएशंस हैं जो मैं कर सकता हूँ। हमें समझ आपको नहीं नजर आता आ रही इतना है कि या महबर मार नहीं। दूं या मर जाऊं। इतना मैं लहदगी भी एक बहुत हेल्दी और अच्छी ऑप्शन बिल्कुल। रहती है इंसान के सामने, और अल्लाह पालने वाला है। ये नहीं होता कि अगर कोई इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो भूखा ही मर जाएगा। जब पेट भरा हुआ है फिर भी इतनी नाखुश है ये। माना जाती हूँ, वो मुझे कहते हैं तुम घर बसाने वाली औरत नहीं है, उनके काम ऐसे नहीं होते, वो इस तरह पैनिक नहीं करती, वो इस तरह शोर नहीं मचाती, वो सब बर्दाश्त करती हैं। लोग तो न जाने, मर्द तो न जाने क्या क्या करते देखिए हैं। माफ़ कीजिए, मैं आपके ये ज़ाती मामला है, हाँ। लेकिन घर बसाने वाले मर्द भी ऐसे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात उनसे कैसे कहूँ मैं। और घर बसाना या नहीं, ये क्या इतना बड़ा हवा है। आपकी ज़िंदगी का पूरा मकसद घर बसाना क्यों होना चाहिए? अगर आपकी जिंदगी का मकसद अच्छी जिंदगी गुजारना होना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ के साथ, सुकून के साथ। आपके बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि आप महफूज महसूस करें, आप पुरसुकून महसूस करें, आप बाइख्तियार महसूस करें।
ये और ये शौहरों के लिए भी है कि जो शौहर नहीं खुश हैं शादियों में, खैर उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, वो जल्दी अलग भी हो जाते हैं या वो कहीं और भी उनके रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, मगर ये सब इतने उसमें किचड़ पिचड़ में क्यों रहना है? क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। बच्चों पे क्या असर मैं कहती हूँ ना कि मैं अलग हो जाती हूँ या मुझे अलग कर दो, तो कहते हैं तुम्हें यकीनन कोई ना कोई मिल गया है जो तुम्हें शय दे रहा है, जो तुम्हें इतना फेवर दे रहा है, तभी तो तुम ये सोच रही हो। मुझे एक बात बताएं, मुझे अगर मिला होता तो मैं इतना बर्दाश्त कर रही होती, इतना सह रही होती। ये सब सह रही हूँ, अपने बच्चों की वजह से सह रही हूँ, जहनी अजियत में का शिकार हूँ। पल पल रात में अगर लेट हो जाए तो मैं ये सोचती हूँ हाँ उसी के पास होंगे, उसी के साथ हो रही होगी, डेट होगी, ये उल्टे सीधे ख्यालात में बच्चों से भी शेयर नहीं कर सकते। एक प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया गया है डिवोर्स का, मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग क्यों इस बात पे इतने मुसर रहते हैं कि भाई नहीं डिवोर्स नहीं करनी, बस दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बच्चे लुट जाएंगे, ये हो जाएगा, जान से मार देंगे एक दूसरे को। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ना हो, हाँ, ना हो, अच्छी तरह घर चलें, अच्छे रिलेशनशिप्स हों, अच्छी फैमिलीज हों, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे, और फिर ये दोस्त जो आप बात कह रही हैं, ये जो नीड, ये जो हमारे दिमाग में एक इंजेक्शन लगाया हुआ है ना पैदाइशी, ये उसको आपको वैलिडेट करना ज़रूरी है, उसको ये समझना ज़रूरी है कि तुम बहुत अच्छी औरत हो। अगर भाई अच्छा हाँ जी मुझे कोई मिल गया है, मेरी जान छोड़ो, मिल गया या नहीं मिल गया मैं जानूँ, मेरा काम जाने, तुम्हारा मेरा ताल्लुक ही नहीं है। ये जो वैलिडेशन का प्रॉब्लम है ना, हमें सोसाइटी से वैलिडेशन चाहिए, इस आदमी से वैलिडेशन चाहिए जिसका खुद आवाज़ सीधा नहीं है, हमें अपने माँ बाप से भी वैलिडेशन चाहिए, ससुराल से भी वैलिडेशन चाहिए, स्टूडेंट्स को पेरेंट्स से वैलिडेशन चाहिए, पेरेंट्स को एक दूसरे से वैलिडेशन चाहिए। भाई बहुत अच्छी बात है कि सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें, आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में, ग्रो करने में मदद करें, लेकिन ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये आपको पैरालाइज करने के लिए नहीं होना चाहिए। अभी स्टूडेंट्स कितना सुसाइडल हो रहे हैं क्योंकि आपने उनको एक कंपटीशन के रट में डाला हुआ है कि अगर उसके 90%, 99% मार्क्स नहीं है तो किसी काबिल नहीं है वो बच्चा। अगर इन्होंने घर को बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन नहीं रखा हुआ तो ये किसी काबिल ही नहीं है औरत। अगर तुमने ये इस तरह नहीं, तुम ड्रेस हुई तो तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो। हमने ये क्या अजाब एक दूसरे के ऊपर डाला हुआ है। हम सबकी अपनी अपनी जर्नीज़ हैं, हम उसमें किस तरह स्ट्रेसेस के साथ, परेशानियों के साथ, चैलेंजेस के साथ कोप कर रहे हैं, अपने चैलेंजेस, अपनी नीड्स के साथ कोप कर रहे हैं, हम खुद कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, हमारे अपने कितने और इंटरनल चैलेंजेस हैं, हेल्थ के चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, हमारे एक दूसरे के साथ चैलेंजेस हैं, कल्चर सोसाइटी के साथ चैलेंजेस हैं, लैंग्वेज के साथ चैलेंजेस हैं, एक्सप्रेशन के साथ चैलेंजेस हैं। इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। हर इंसान अपनी अपनी जर्नी पे है बहन, वो कहीं कभी कोई गलत फैसला भी करेगा। भी खा ली थी, मैंने अपना बहुत बुरा हशर कर लिया था और बाद में मैं इतनी शर्मिंदा, मैंने अल्लाह से इतनी माफ़िया मांगी कि मैंने इतना बड़ा गुनाह करने की कोशिश की, तूने शायद मुझे एक मौका दिया कि तू वापस रहे, इस चीज़ सब बर्दाश्त कर। मैंने किया था ना, जब मैं बचकर वापस आई ना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह मैंने किया, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया। मैंने बहुत माफ़िया मांगी, बहुत इस्तग़फ़ार किया कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन अब ये है कि बस जहनी अजियत, जहनी सुकून के लिए तरस रही होती हूँ कि क्या करूँ, ऐसा कहाँ जाऊँ कि मुझे जहनी सुकून मिले। इसमें आप ज़रूर कंसल्ट करें साइकोलॉजिस्ट से, ताकि आपके जो भी थॉट्स हैं उसको चेंज कर सकें, अपने आप को एम्पावर कर सकें, अपनी कोपिंग को बेहतर कर सकें। आप बिल्कुल इसमें कोप कर रही हैं, अपने हस्बैंड के जो भी चीज़ें हैं जो आपको टॉर्चर करती हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, लेकिन ये जो थॉट्स इस तरह से आती है ना, ये कंटिन्यूसली स्ट्रेस का बायस बनती हैं। तो स्ट्रेस जो मैनेजमेंट है करना, डिप्रेशन से कैसे निकलना है, अपनी थॉट्स को कैसे तब्दील करना है, अपने आप को और चीज़ों में कैसे इंगेज करना है, या ख़ुद को इतना एम्पावर्ड या स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ मैं कि मैं, अगर मुझे कभी ये डिसीजन लेना पड़े कि मैं अलहदा अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, तो क्या मैं अपने आप को तैयार कर लूँ पहले से, ताकि जब मैं अलहदा हूँ तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो हर इंसान की सलाहियतें होती हैं और वो कर सकते हैं, आप भी कर सकती हैं। बहुत सी औरतें सिलाई कढ़ाई करके अपना घर पाल लेती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं तो कोई जॉब्स कर लेती हैं। बहुत सारी औरतें जो इस वक्त हमें देख रही हैं, कि आप क्यों ना करें ये वो चीज़, आपको प्लीज खुशी डॉक्टर साहिबा की बातें कर सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा की बातें पिक करें कि अगर आपको किसी रिलेशनशिप से निकलना और आपको डर लगता है उससे निकलने में,
तो आप अपने आप को तैयार करें और उस तैयारी की हेल्प आप एक थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके लेंगी। आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपने क्योंकि इमोशनली अपने आप को तैयार करना है तो आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी। तो बजाय इसके कि आप अपने जो आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, जो शायद उनके पास वो डिग्री नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर सकें, उनसे हेल्प लेने के बजाय आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाके अपने आप को इमोशनली तैयार करें और फिर अपनी ज़िंदगी का फैसला करें। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आपके चंद अल्फाज ही ना जाने अगर किसी की ज़िंदगी वो संवार सके, चंद बातें ही, चंद जुमले ही। सो मुझे तो लगता है कि वो फिर आज का हमारा जो हिस्सा है इस दुनिया में आने का, आज का 24 घंटे का, वो पूरा हो। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी इस वक्त हमारे साथ किरण खान है और वो ग्लैमजी, खुद तो ग्लैमरस हैं, अब ग्लैमजी को लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड और कितनी ग्लैमरस होंगी आप? माशाल्लाह, जब तक ग्लैमजी चल रहा है तो चलता रहेगा ये ग्लैमर भी। हाँ जी, ये ग्लैमजी है, इट्स एन ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड। और ग्लैमजी की ख़ास बात यह है कि इनके जितने भी स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं ना, देर ऑर्गेनिक, यानी कि ये लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और बोटानिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और बहुत, जिसे कहते हैं ना कि नुमायाँ होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके व्यूअर्स के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं और जो glamzy.com पर जाकर परचेज़ करेंगे, उनको अप टू 50% का डिस्काउंट ग्लैमजी दे रहा है अपने इंटायर प्रोडक्ट्स पे। हम शुरुआत करेंगे इनके स्किन केयर प्रोडक्ट से और ये इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस फेशियल किट है। इट्स अ न्यूट्रा रिवाइव फेशियल किट। आपको कहीं सैलून या पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप अपना फेशियल ख़ुद कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में और वैसे ही उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। 6 किस्म के ट्यूब्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको क्लिनजिंग क्रीम, आपने जो भी मेकअप शेकअप अप्लाई किया हुआ है, सबसे पहले आपने क्लिनजिंग क्रीम करनी है, क्लिनज़ करना है फेस को अच्छे से। फिर मसाज क्रीम अप्लाई करनी है, जो आपकी डेड स्किन है, जो आपके ऊपर के वो पोर्स वगैरह हैं, वो उनको ना सबको सॉफ्ट कर देगा। जब वो सॉफ्ट कर देगा तो आपने उनको स्किन से निकालना है। उसके लिए आपने स्क्रब इस्तेमाल करना है। स्क्रब एक्सफोलिएट करेगा, इसमें छोटे छोटे वो पार्टिकल्स, ग्रैन्यूल्स होते हैं जो आपके डेड स्किन को खींच के निकाल देते हैं। आपकी स्किन टोटल साफ़ एंड क्लीन हो जाती है स्क्रब के बाद। उसके बाद में आपने स्किन पॉलिश अप्लाई करनी है, जिससे आप वो ग्लो और रेडिएंट स्किन आप चाहते हैं ना, जैसे वो ग्लास स्किन, उस तरीके की फ़ील आपको आएगी। उसके बाद में आप एंड में रिलैक्स होकर मास्क लगाइए जो कि बेहतरीन है। और ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कोलेजन है इसमें शामिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। मास्क के बाद दिस इज़ अ डबल एक्शन क्रीम है, इसमें रोज़ एंड मिंट है। ये बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। आप इतना फ्रेश फील करेंगे कि यू विल जस्ट लव दिस न्यूट्रा रिवाइव फेशियल किट ग्लैमजी का। और इस पे भी डिस्काउंट है अगर आप glamzy.com पर जाते हैं। इसके अलावा ये इनका बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है एंड दिस इज़ अर्जेंट फेशियल। आपके पास टाइम नहीं है सैलून जाने का और कोई फंक्शन आ गया, आपने दावत में जाना है एंड यू वांट दैट रेडिएंट स्किन, आप ये अर्जेंट फेशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ऑल इन वन। इसमें आपको फेस वॉश भी मिलेगा, इसमें आपको स्क्रब भी मिलेगा, इसमें आपको मास्क भी मिलेगा। सो ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस एंड यू विल जस्ट, आप रिजुविनेट कर जाएगी आपकी स्किन जो है ना इससे। तो ये इनका बहुत ही हॉट सेलिंग है एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। glamzy.com पर जाइए, अप टू 50% डिस्काउंट है, ज़रूर अवेल कीजिए। इसके अलावा इनके सिरम्स हैं। सिरम्स की बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। मैं यहाँ पर 3 लेकर आई हूँ। एक है इनका ये रेटिनॉल नाइट, इसमें नाइसिनामाइड भी है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है और इसमें आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, विटामिन ई भी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये आपकी स्किन को कितना नरिश करेगा और हाइड्रेटेड रखेगा। रात में अप्लाई करें, यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स इन लाइक फ्यू वीक्स। आप 15 डेज़ में जो है ना बहुत इसका बेहतरीन रिजल्ट्स देखेंगे। प्लस ये है एक्नी।
ये एंटी एक्नी सिरम है, जो एक्नी प्रोन स्किन होती है, दाने निकलते हैं, चिकनी चीज़ें नहीं लगाते हैं कि नहीं हम नहीं लगा सकते, उनके लिए तो ये आइडियल है एंटी एक्नी जो सिरम है। इसका इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके पोर्स भी बंद हो रहे हैं, आपके दाने भी कम हो जाएंगे और जो मज़ीद दाने हैं उनको भी वो ड्राई करेगा क्योंकि इसमें टी ट्री ऑयल है और इसमें एलोवेरा है एंड दीज आर बेस्ट फॉर योर फेशियल स्किन। फिर इनका ये ग्लो गेटर सिरम है, दिस इज़ अमेजिंग। ये आपकी रेडनेस जैसे फेस में लोगों को इरिटेशन वगैरह होती है उसको वो काम एंड सूट करेगा, कम करेगा, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। इसमें भी आपके जो है ये बेसिकली नाइसिनामाइड सिरम है, तो वो सारे वंडर्स आपको पता है नाइसिनामाइड के कितने होते हैं। एक इनकी बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। हम अपने फेस का ख्याल तो रखते ही हैं निगा, बट बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे गर्दन है उसको हम भूल जाते हैं। उसके लिए इन्होंने जी ये ब्राइटनिंग नेक स्क्रब है। अच्छा, आपने सबसे पहले ये स्क्रब अप्लाई करना है अपने नेक पे, 2-4 मिनट का मसाज कीजिए। सारी डेड स्किन, कालक, अजीब अजीब से जो टू टोन हो जाती है ना स्किन, उससे ये साफ़ करेगा। उसके बाद में आपने ये ब्राइटनिंग नेक क्रीम लगानी है। विद इन लाइक डेज़ आप विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे इसके इस्तेमाल से कि आपकी ये जो नेक और फेस का जो टोन है ना वो इवन हो गया है, मतलब अब अलग नहीं है और इसकी केयर आप करते रहिए। बाय द वे दिस ऑल जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ सब glamzy.com पर मौजूद हैं और अप टू 50% डिस्काउंट के साथ। इसके अलावा इनका ये है जी अंडर आई क्रीम फॉर आई पफिनेस है, डार्क सर्कल्स हैं उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस फाइन लाइंस अगर आपकी हैं तो उसके लिए भी ये आपके लिए बेहतरीन है। सनस्क्रीन है इनका 60 SPF का है, मैक्सिमम आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन ये देता है और ये वाइट कास्ट जैसे वो वाइट रेजिड्यू हो जाता है ना वो भी नहीं आपकी स्किन पे ये रहता है। सो इट्स बेस्ट एंड वन शुड ऑलवेज़ यूज़ SPF सन ब्लॉक। इसके अलावा इनका ये जो है ना अंडर आर्म फेयर, ये जैसे आपके कुछ बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स, सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, आपकी नीज़, एंकल्स, नकल्स, आपकी गर्दन, अंडर आर्म्स, उसके लिए ये बेहतरीन है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो क्रीम, शेव, रेज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, अंडर आर्म्स उनके बहुत डार्क हो जाते हैं। आप ये क्रीम इस्तेमाल कीजिए ग्लैम्जी की, यू विल जस्ट लव इट। मतलब आपको एंड स्मूथ एंड सिल्की अंडर आर्म्स अगर चाहिए ना, सो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर हम हेयर की बात करें, ओहो अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, डल हैं, बिल्कुल लाइफलेस हैं, तो अब आप उनको जान दे सकते हैं। इट्स अ सुपर फूड फॉर योर हेयर। ये केराटिन है। नहाने से पहले आपने लगाना है, जैसे हम ऑयल लगाते हैं आधे घंटे के लिए, आपने इसको पूरे बालों में अच्छे से लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए। आपके बाल इतने सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की हो जाएंगे, प्लस डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। अमेजिंग प्रोडक्ट बाय ग्लैम्जी। इसके अलावा इनके ये सोप्स यहाँ रखे हुए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोची जो हर ब्रांड नहीं सोचता है। जैसे ये इनकी एक तो ये इनका अर्जेंट फेशियल बहुत ज़बरदस्त, ये नेक स्क्रब का है, अंडर आर्म का है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो हम अक्सर ढूंढते हैं बाज़ार में और हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो दीज़ आर ऑन डिस्काउंट glamzy.com पे। सोप्स की अगर हम वैरायटी इनकी देखें तो हर स्किन के लिए ऑल टाइप्स, अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्नी स्किन है, हर्बल सोप है इनका एक्नी का, ये ग्रीन वाला है। और इसके अलावा ये इनका अल्ट्रा ब्राइट, अगर आपको फेयरनेस चाहिए, थोड़ी सा ब्राइट चेहरा चाहिए, अक्सर हम डल चेहरा हो जाता है, हमें ख़ुद भी महसूस होता है, आप इनका ये अल्ट्रा ब्राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सन स्क्रीन प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। एक और चीज़ जो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी वो इनके वैक्स हैं, और इनके ऐसे वैक्स हैं, एक तो ये इनका है एवोकाडो क्रीम वैक्स, जिसको आप फिंगर के साथ भी लगा सकते हैं, जिसको आप स्पैचुला के साथ भी लगा सकते हैं। इसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई बर्तन ख़राब होंगे। इंस्टेंटली आपने कोई भी पैच कहीं से भी अनवांटेड हेयर को निकालना है, फेशियल हेयर है, फेस से निकालना है, आर्म से निकालना है, एनीवेयर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इनका ये हलावा वैक्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत सारे लोगों ने जो है ऑर्डर किया था, क्योंकि ये इतना इजी टू यूज़ है। आपने सिंपल इसको खोलना है, फिंगर से ऐसे लगा के उसी पैच पे जिस हेयर ग्रोथ जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में आपने लगाना है अप्लाई, एंड पुल इट ऑफ
ऑपोजिट डायरेक्शन पे, उसी वक्त ही इंस्टेंट। कभी होता है ना कि अरे यार वैक्सिंग वाली को बुलाना है या सैलून जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप ख़ुद बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी इनकी सारी क्रीम्स हैं। इनका क्ले मास्क बहुत फेमस है, प्लस इनका एलोवेरा हाथ और पैरों के लिए जो मॉइस्चराइजर, एक क्रीम है, ये देख लीजिए, हैंड एंड फुट क्रीम जो है इनकी, ये आपके एक ही क्रीम है जो दोनों के लिए है? दोनों के लिए है, और ये आपको ग्रीसी फीलिंग नहीं देगा, एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाएगा। मैं इसको ज़रा सा लगा के भी दिखा देती हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि आपको इसका भी टेक्सचर ज़रूर दिखाऊंगी। ये जो इनका अल्ट्रा फेशियल है, ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और सपल। आई मीन किसी भी सीज़न के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप विंटर्स के लिए आप रुकें, आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं। कोई वाइट रेजिड्यू नहीं है, कोई जल्दी से एब्जॉर्ब कर देता है और ग्रीसी फीलिंग भी नहीं आता है। ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसका टेक्सचर। ये जो इंस्टेंट फेशियल है ना, इसकी क्रीम मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। इसमें स्क्रब आप करेंगे ना, इसमें सारे वो ग्रैन्यूल्स वगैरह हैं। तो भाई ये वो प्रोडक्ट्स हैं, glamzy.com पर जाकर आप हासिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से आपने 5-6-7 मिनट मसाज कीजिए और फिर वॉश कीजिए, आपको विजिबल रिज़ल्ट मिलेगा। तीनों चीज़ें इसमें, स्क्रब भी हो गया, मास्क भी हो गया, वॉश भी हो गया। तो ये थी जी आज ग्लैम्जी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं। एलोवेरा मॉइस्चराइज़र जो है इंटेंस किस्म का, अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, आपको डीप हाइड्रेशन चाहिए, तो एलोवेरा की जो क्रीम जेल है वो आप इस्तेमाल कीजिए। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर ऑन सेल अप टू 50% ऑफ। आप तमाम लोगों के लिए जाइए glamzy.com पे। इसके अलावा इंस्टा पर इनके पेज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं, लोगों के रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी रील्स बनाई हुई हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, और लोगों के सारे एक्सपीरियंस हैं जो लोगों ने शेयर किए, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच किरण। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कुछ ना कुछ किसी को सीखने का मौका मिला होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।